हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा जो भी 2025 में साइंस पूछे गए हैं, साइंस के प्रश्न उनको हम देख रहे हैं और उसका ये पार्ट नंबर 9 है। ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे पहले यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है पहले के जो 8 पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने जो एएसओ 2025 है उसको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने वहाँ पे जो एलडीसी का मेंस का पेपर था उसको डिस्कस किया है। उसके साथ ही हमने जो पिछला पेपर था वो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर वाला देखा था। और आज जो हम देखने वाले हैं वो डीएसओ में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 39 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा जो कि साइंस से होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे। उसके साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर चीजें की जाएंगी। तो साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। 39 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होता है वो किसमें ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान सा है, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेव की। वेव जो होता है वो दो टाइप की होती है। वेव जो तरंगे होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी तरंगे होती हैं? पहली जो तरंग होती है उनको बोला जाता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। और दूसरी जो तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग इनको कहा जाता है। अब इनमें जो लैंगिट्यूडनल तरंगे होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे दिया हुआ है अनुदैर्घ्य जो तरंगे दिया हुआ है, तो ये जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। लैंगिट्यूडनल जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है वो एक यांत्रिक तरंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लैंगिट्यूडनल तरंगे होती हैं, ये जो तरंगे होती हैं इनको मीडियम जो होता है, इनके जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग जैसे जैसे चलती है ना उसी दिशा में पैरेलल 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 समानांतर वो चलती है, ठीक है। ऐसे चलेंगी, ऐसे चल रही है, ऐसे चलेंगी। अब अचानक से यहाँ पे ना एकदम डेंस हो जाएगा, ये वाला डेंस ऐसे हो जाएगा। तो ये डेंस हो गया। उसके बाद फिर से ऐसे चलने लगेगी, फिर अचानक से जाके जो है वो डेंस हो जाएंगी, फिर ऐसे चलने लगेगी। तो ऐसे करके जो है वो चलता है कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ऐसे चलता है, मतलब इनके जो तरंगे होती है वो एकदम पैरेलल चलती हैं, ठीक है। इनके माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग जैसे चल रहा है, तरंग इधर चल रहा है तो इनके पार्टिकल्स भी इधर ही चलेंगे। दोनों जो है वो एक दूसरे के समानांतर ही चलते रहते हैं। ऐसे चल रही है तो ये भी ऐसे ही चलेंगे, समानांतर ही चलते रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो ये पूरा डेंस वाला एरिया जो दिख रहा है ना, आपको पूछा जाता है सवाल। डेंस वाला जो एरिया दिख रहा है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है संपीड़न। इसको बोला जाता है संपीड़न, और अंग्रेजी में बात करूं तो इसको बोला जाता है कंप्रेशन। इसको कंप्रेशन कहा जाता है, संपीड़न कहा जाता है। वही हम बात करें ऊपर वाले की, उसके बाद हम बात करें ये जो इस टाइप का जो आपको दिख रहा है, जहां पे विरल माध्यम इसको कहेंगे, विरल हो गया। तो इसको जो बोलते हैं वो विरल कहते हैं, विरल कहते हैं। और विरल का जो अंग्रेजी यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन इसको यूज किया जाता है, तो ये विरल हो गया। ऐसे ही जो है वो चलता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो अनिर्धारीय तरंगे होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे आसान सा एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? वो साउंड है। ध्वनि तरंगे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल का सबसे आसान सा एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। अब देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है उनको चलने के लिए पार्टिकल्स की आवश्यकता नहीं होती। पार्टिकल्स जरूरी होता है, ठीक है। इनके लिए पार्टिकल्स जरूरी होता है। लॉन्गिट्यूडनल को यदि चलना है तो इनके लिए पार्टिकल्स होना चाहिए। तो जो भी यांत्रिक तरंगे होती हैं, जो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉट लॉन्गिट्यूडनल तो है ही इसका पार्ट, पूरा तरीके से बोलूं तो जो भी यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए पार्टिकल्स तो जरूरी होता है। उनको तरंग चलना है, यदि एक स्थान से दूसरे जगह यदि जाना है तो उनके लिए मटेरियल का मीडियम होना जरूरी है। जो मटेरियल है उसका माध्यम होना जरूरी है। बिना माध्यम के ये चल ही नहीं सकता, बिना माध्यम का ये नहीं चल सकता है। अब निर्वात में कोई भी कण या फिर कोई भी अणु तो है नहीं, ना तो कोई पार्टिकल है और ना ही कोई
जो है वो मॉलिक्यूल है। अब जब ये है ही नहीं तो कंपन करके ऊर्जा आगे बढ़ेगा कैसे? ऊर्जा आगे बढ़ेगा कैसे? तो ऊर्जा नहीं बढ़ती है, तो इसलिए जो है वो ये जो ध्वनि है वो निर्वात में नहीं चलेगी। इसीलिए जो ध्वनि है मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है वो निर्वात में यात्रा नहीं करेगी। अब यही रीजन होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो चंद्रमा पर यदि जाएंगे तो चंद्रमा पर जो है वो चूंकि वो निर्वात होता है, इस कारण से वो एक दूसरे की बोली नहीं सुन पाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निर्वात है वहां पे और पार्टिकल्स मिलते नहीं है। लेकिन वही अर्थ पे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल से वो चीजें टकराती हैं और टकराने के बाद जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो कैसे चलती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगों को सबसे पहले तो पार्टिकल्स चाहिए। पार्टिकल्स में कौन कौन सा आ जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों जाएगा। तो यदि वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो है वो वेलोसिटी जो है वो लिक्विड में होगा, देन जो वेलोसिटी होगा वो गैस में होगा। तो ये तीन ऐसे ध्वनि के लिए ये चलता है। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हो गया, स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये लागू होता है, तो ध्यान आपको रखना है। तो साउंड वेव क्या है? तो साउंड वेव एक ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, वहीं जो है लॉन्गिट्यूडनल तो हमने समझ लिया। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यहां से एक निकालो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या करती है? जिनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे इनको बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं ना, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इनको चलना है तो माध्यम रहे या ना रहे कोई भी जरूरी नहीं है। तो चूंकि जो है वो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है, इस कारण से लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है, इस कारण से बिना माध्यम के भी ये चल सकता है। तो प्रकाश तरंग जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है और उसे माध्यम की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट भी आपको याद रखना है कि केवल और केवल जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, केवल और केवल जो ट्रांसवर्स वेव होती है, इन्हीं को पोलराइज किया जा सकता है। तो इनका एक कैरेक्टर होता है जो पूछ लिया जाता है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये होता है आयंस जो होते हैं ना, उनको ट्रांसफर करने की क्या कैपेसिटी होती है, उसको पोलराइजेशन कहा जाता है। तो पोलराइज इनको ही किया जा सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो पोलराइज नहीं होते हैं। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम जो है वो उसमें कोई साउंड नहीं होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल को मीडियम जरूरी होता है, और ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में। तो लाइट जैसे एग्जांपल हमारा है, तो वैक्यूम आपको याद रखना है, नहीं गुजर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल? ह्यूमन जो फॉसिल है उनको यूज करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। आसान सा सवाल है, रेडियो कार्बन डेटिंग है उसको यूज करते हैं। तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, उन सब में आपको देखिएगा कि कार्बन मिलेगा ही, सब में कार्बन मिलेगा ही। और इसमें कार्बन जो होता है ना, वो इसमें कार्बन 12 होता है। कार्बन के समस्थानिक होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। तो जो भी जीवित जीव होते हैं, जीवित जो हो, लिविंग जो भी होंगे, एनिमल एनिमल्स और उसके बाद प्लांट्स होंगे, इन सब में क्या होता है? लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट में कार्बन होता है, कार्बन 12 होता है। और कार्बन 12 जो है क्या, वो एक स्टेबल चीज है, वो स्टेबल होता है। और क्या होता है कि कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मतलब इसका जो है वो क्षय होगा, इसका जो है वो डिके हमेशा होते रहेगा। तो जब जीव जो है वो जीवित रहता है तो वो क्या करता है कि वातावरण से कार्बन 14 हमेशा लेते रहता है, एटमॉस्फेयर से हमेशा उसको वातावरण से जो कार्बन 14 है वो मिलते रहता है। लेकिन उसकी जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद वो C14 लेना बंद कर देता है, C14 लेना स्टॉप कर देता है, क्योंकि अब वह तो कार्बन 14 लेगा नहीं। अब जब वो कार्बन 14 लेना बंद कर देता है तो जो पहले से बॉडी में कार्बन था वो धीरे धीरे उसका क्षय तो होगा ना, धीरे धीरे उसका डीके तो होगा ना। तो वही जो डीके होता है ना, उसी डीके को हम कैलकुलेट करते हैं, उसी डीके है जो धीरे धीरे डीके हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। और इस कैलकुलेशन के बाद हमें
देखते हैं कि कितना देर में कितना डिके हुआ है, और उसके बाद वो एज है वो डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एज डिसाइड किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक फैक्ट है, वो भी आपको याद रखना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, जो कि सवाल भी पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो हाफ लाइफ, तो कार्बन 14 का हाफ लाइफ सीधा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो 5730 ईयर होता है। 5730 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन 14 की डेटिंग। यदि आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम डेटिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो पृथ्वी का या फिर बहुत पुरानी जो चट्टानें होती है ना, उनका यदि आयु को डिसाइड करना हो, तो वहां पे यूरेनियम डेटिंग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग किसके लिए किया जाता है, तो बहुत पुराना जो है वो चट्टान के लिए, रॉक हो, अर्थ हो, जो कि बहुत ओल्ड हो, बहुत ओल्ड हो, उनके लिए यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि कार्बन डेटिंग जो है वो ओनली कितने सालों तक यूज किया जा सकता है, तो कार्बन डेटिंग केवल 50,000 साल तक के लिए ही होता है। 50,000 ईयर्स तक ही एज को ये निकाल सकता है, उससे ज्यादा का एज कार्बन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कार्बन डेटिंग की खोज जो है उसके लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, तो कार्बन डेटिंग है उसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज जो है वो किसको दिया गया था, तो ये मिला था विलार्ड लिब्रे, विलार्ड लिबे को मिला था। तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कमरे में चलते हुए फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक फ्रिज है, एक रूम है, उस रूम में फ्रिज रखा हुआ है, और फ्रिज में क्या है, फ्रिज है। फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है वो ठंडा करता है चीजों को, रेफ्रिजरेटर है जो ठंडा करता है। अब फ्रिज का दरवाजा हमने खोल दिया, अब फ्रिज जो है वो कैसे तापमान को रेगुलेट करता है, ये समझ में आपको आता है। तो फ्रिज जो होता है ना, वो एक हीट इंजन है। फ्रिज जो होता है वो एक हीट इंजन है। ये क्या करता है, ये अंदर तो तापमान को नीचे गिराएगा, लेकिन जितने भी गर्म हवाएं होती है ना, उनको बाहर छोड़ती हैं। हॉट हॉट जो टेम्परेचर होता है उनको बाहर छोड़ती है, बाहर छोड़ती, हॉट जो होती है उनको बाहर छोड़ती हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीट इंजन वाला, जो कि विपरीत दिशा में काम करता है, या अंदर से गर्मी निकालता है और बाहर जो है वो कमरे में छोड़ देता है। ये हीट इंजन ऐसे ही काम करता है, हॉट को बाहर निकाल देता है, अंदर जो भी है, अंदर ठंडा करना है तो अंदर से जितने भी हीट है उन सबको बाहर निकालो और हीट को बाहर छोड़ दो। तो ये ऐसे हो गया। अब फ्रीज का कंप्रेशर होता है, फ्रीज में एक कंप्रेशर होता है जो कि ठंडक पैदा करता है। ठीक है, फ्रीज में एक कंप्रेशर होता है जो कि ठंडक पैदा करने के लिए काम करता है। तो यदि आप दरवाजा खुला छोड़ देते हो तो फ्रिज को ठंडा रखने के लिए कंप्रेसर को लगातार और अधिक काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस फ्रिज में क्या लगा हुआ है, एक फ्रिज में कंप्रेसर रखा हुआ है। पीछे आप जब फ्रिज को देखोगे ना खोल के, तो एक बड़ा जो है वो इस टाइप सा गोल ऐसे लगा हुआ रहता है, तो वो कंप्रेसर कहलाता है। तो उस कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर का काम है ठंडा करना, ठंडा करना। और आपने फ्रिज का दरवाजा खोल रखा है, मतलब ठंडा नहीं हो पा रहा है। ठंडा नहीं हो पा रहा है तो ये ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम इसको करना पड़ेगा। अब ये ज्यादा काम करेगा मतलब ज्यादा हीट बाहर निकालेगा, ज्यादा हीट बाहर निकालेगा। तो जब ज्यादा हीट बाहर निकालेगा, तो उष्मा गतिकी जो होती है, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है, उस थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यदि देखोगे, तो फ्रिज के द्वारा कमरे में छोड़ी गई जो गर्मी होती है और फ्रिज के द्वारा अंदर ली गई जो गर्मी होती है और कंप्रेसर के द्वारा जो किया गया काम होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये हमेशा बराबर होगा। तो यहां ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल भाषा में कि फ्रिज के द्वारा जो हीट आउट किया गया वो किसके बराबर होगा, फ्रिज के द्वारा जो पूरा कंप्रेसर के द्वारा काम किया गया वो किसके बराबर, फ्रिज के द्वारा हीट जो है वो आउट किया गया वो किसके बराबर होगा, फ्रिज ने कितना हीट जो है वो इन लिया था, उसके द्वारा कंप्रेसर के द्वारा कितना काम किया गया। अब चूंकि डब्लू है, मतलब डब्लू क्या है, डब्लू वर्क कर रहे हो, बिजली से कर रहे हो, तो ये गर्मी में ही सीधा चेंज हो रहा है। इसीलिए कुल मिलाकर क्या होगा कि कमरे का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
बाहर छोड़ रहा है हीट, तो इस कारण से कमरे का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। बहुत आसान सा है, यदि आपको समझ में नहीं आता होगा तो अब जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फ्रिज ओपन रहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फैन जो है वो क्लोज रहेगा रूम में तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, यदि फैन है वो क्लोज होता है रूम में, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फैन क्लोज होगा यदि रूम का, तब भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू फिल्ट्रेशन और मोटर हीट, इन सब के कारण होगा। और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल यहाँ चलता है कि जो भी काम किया गया है फ्रिज के द्वारा, कमरे में जो छोड़ी गई गर्मी है और फ्रिज से अंदर ली गई जो गर्मी है और कंप्रेसर के द्वारा जो काम किया गया है, ये दोनों बराबर होगा। ये जो है वो अंदर लिया गया है, ये जो है वो काम किया गया है, लेकिन जो आउट करेंगे वो यही दोनों निकलेगा, तो हीट तो पैदा करेगा भाई। ऐसी ही हीट पैदा होता है। तो आप जो है वो कभी कंफ्यूज नहीं करना है, ये आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तरल का गुरुत्वाकर्षण जो है वो शून्य कर दिया जाता है तो वहां क्या नहीं होगा? एक फ्लूइड है, एक तरल है। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें हम ग्रेविटी को जीरो लेके जा रहे हैं। ग्रेविटी को जब जीरो लेके जा रहे हैं तो होगा क्या? ग्रेविटी को जब जीरो लेके जा रहे हैं तो होगा क्या? अब ग्रेविटी के कारण ही तो कोई चीजें डूब रही है ना। अब ग्रेविटी है ही नहीं तो कोई फोर्स उसको खींचेगी नहीं, नीचे की ओर नहीं खींचेगी, तो होगा क्या कि बायन्स फोर्स जो होता है वो किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है वो ऐसे पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि जो बायन्स फोर्स होता है, जो उत्प्लावन बल होता है, वो किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए जो फ्लूइड होता है उसके भार के बराबर होता है। इस पे जितना, जैसे कुछ इसमें हम डालते हैं तो इस पे अंदर से जितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? तो जितना हमने पानी को हटाया है, जितना पानी हटा है उतना ही जो है वो फोर्स लगेगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है कि जो बायन्स फोर्स होता है, जो बायंट फोर्स होता है, वो किसी वस्तु के द्वारा जो भी हटाया गया फ्लूइड होता है उसके वेट के बराबर होता है। जितना फ्लूइड आप हटाओगे, उस फ्लूइड का जो वेट होगा उसके इक्वल होता है। यदि फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स, जो बाइंड फोर्स है वो क्या होगा? तो वो होगा v इंटू रो इंटू जी, जहां पे जी जो है वो क्या है? ग्रेविटेशन है। जी जो है वो ग्रेविटेशन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन को हम जीरो कर रहे हैं। जी को क्या कर रहे हैं? हम जी को जीरो कर रहे हैं। तो जीरो से जैसे ही गुना करोगे किसी चीज में भी, तो क्या होगा? जी को जब जीरो रखोगे तो सीधा का सीधा बायन्स फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। बायन्स फोर्स है वो जीरो हो जाएगा और बिना गुरुत्वाकर्षण के भारी द्रव्य जो है वो नीचे नहीं जाएगा और हल्का ऊपर नहीं आएगा। तो इसके कारण होगा क्या कि ऊपर की ओर जो है वो उछला जाएगा। अपवर्ड जो है वो थ्रस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से जो है वो आंसर होगा, अपवर्ड थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए, किसी तरल का गुरुत्वाकर्षण जो है वो शून्य कर दिया जाए तो वहां क्या नहीं होगा? तो अपवर्ड जो थ्रस्ट लगता है, ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये समझ में आना चाहिए। अब जीरो ग्रेविटी होगा तो जीरो ग्रेविटी में नो अपथर्स्ट, मतलब बायंट फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि बायंट फोर्स जीरो हो गया है। ठीक है, ऐसे ही स्पेस में होता है। ठीक है, स्पेस में ऐसा ही होता है, जो अंतरिक्ष होता है वहां पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वाटर सरफेस जो होता है, वाटर का जो शेप होता है स्पेस में, वो कैसा होता है? तो वो स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि उसपे सरफेस टेंशन लग रहा है। उसका अपनी डेंसिटी, अपना जो है वो उसका एक टेंडेंसी होती है कि जितना छोटा से छोटा वो बन पाए। इसी कारण तो बारिश की बूंदे जो है वो क्या बोलते हैं, बारिश की बूंदे जो है वो बारिश की बूंदे गोल होती है, क्योंकि वो उस पे सरफेस टेंशन लगता है। उसको कितना, जैसे ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है ना, तो उसको उसको गोल बनना ही पड़ेगा इस सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो ये जो है वो ये नहीं लगेगा, ध्यान आपको रखना है। बाकी और ऑप्शंस की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होता है और जी से इसको कोई मतलब होता नहीं है। तो अंतरिक्ष में पानी की बूंद इसी कारण से गोल जो है वो सरफेस टेंशन के कारण दिखती है। प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है? तो ये जो है वो एक काइनेटिक प्रेशर है। काइनेटिक प्रेशर है, तो ये गति के कारण जो है वो काइनेटिक प्रेशर जो है वो लगता है।
ठीक है, तो ग्रेविटेशन से इसको कोई मतलब है नहीं। वेस्कोसिटी की बात करें, जो वेस्कोसिटी होती है, तो यह द्रव की परतों के बीच जो है वो घर्षण है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जी से इसको कोई डिपेंड नहीं है। तो जी होगा तो उत्प्लावन बल, जो बायन्ड फोर्स होगा, वो जीरो होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि सर्दियों में हम एक के बजाय दो कंबलों का उपयोग करके अधिक गर्मी महसूस करते हैं, क्यों? बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा भी गया है। तो देखो होता क्या है, हम हवा हमको ठंड लग क्यों रही है, टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, देखो ये हमारा ह्यूमन का बॉडी है। मान लिया कि ये एक ह्यूमन का बॉडी है। अब ये एक ह्यूमन का बॉडी है और ये जो है वो इन्वायरमेंट हमारा है। इन्वायरमेंट हमारा है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। और रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इन्वायरमेंट में क्या होगा, यदि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट से, जैसे टेम्परेचर जाता कैसे है, टेम्परेचर हमेशा जो है वो हाई से लो की ओर जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा। इसी कारण से जैसे देखो कि क्या होता है, इसी कारण से हमारा, यदि कोई चेयर है, आयरन का कोई चेयर है, लोहे का कोई चेयर है, इसको आप ठंड में छूते हो तो क्या होता है ना, कि आपकी बॉडी से जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाता है किस में, चेयर में। अब चेयर में जब ट्रांसफर होता है तो आपका बॉडी जो है वो ठंडक महसूस करता है। ऐसे ही पूरा ठंडक जो है वो चलता है। ठीक है, तो ठंडक वाला कंसेप्ट तो समझ में आया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर दो कंबल जब यूज करते हैं तो क्या होता है। दो कंबल जब यूज करते हैं तो होता क्या है। तो देखो एयर क्या है, हवा जो है वो क्या है, तो हवा जो है वो बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है, या फिर इसको इंसुलेटर कह लो। तो ये बैड कंडक्टर होता है ऊष्मा का। ये जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ ऊष्मा है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप एक, जो जब आप दो कंबल मोड़ते हो, ऐसे एक कंबल है और ऐसे ये दूसरा कंबल है, तो दो कंबल का उपयोग जब आप करते हो तो बीच में जो पतली परत जो है वो एक ट्रैप होता है, और उस ट्रैप में क्या होती है ना कि हवाएं फंस जाती है। ये एक ट्रैप बन जाती है और इस ट्रैप में जो है वो हवाएं फंस जाती है। अब चूंकि हवा जो है वो हीट का इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो इस कारण से हवा जो है वो ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देती है, जाती ही नहीं है ऊष्मा। और हमारे शरीर की गर्मी है वो लॉस नहीं होता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 से 15 की ओर टेम्परेचर भागेगा ना, और जैसे ही भागेगा आपको ठंडक लगना महसूस होगा। लेकिन ये कंबल ना भागने ही नहीं दे रहा है, दोनों के बीच जो है वो एयर फंसा हुआ है और एयर जो है वो ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है हीट को। तो यही रीजन होता है ना कि वो उसको रोक देता है। तो यही हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकता है। एक मोटा कंबल लेने के बजाय यदि आप दो पतले पतले कंबल लेते हो ना, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। वो ज्यादा प्रभावी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा आंसर कौन बनेगा? हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, दो हवा जो है वो एक परत को घेर लेती है जो ठंडा को अंदर नहीं आने देती है। कंसेप्ट सही है। इग्लू इसी कंसेप्ट पे काम करता है। ठीक है, बर्फ में जो घर बनता है उसको इग्लू बोला जाता है, बर्फ का घर। यहाँ भी बर्फ की जो दीवार है उसमें हवाएं जो है वो फंस जाती है और इंसुलेटर का काम करती है, तो ठंड को नहीं आने देती। पक्षी जो है वो सर्दियों में अपना पंख जो है वो फुला लेते हैं ताकि हवाएं उसमें फंस जाए, तो वो भी इंसुलेटर की तरह अपने आप को दिखाती हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुराने लिखित जो दस्तावेज होते हैं उनको पढ़ने के लिए किन कार किरणों का उपयोग जो है वो किया जाता है? बहुत पुराना ओल्ड रिटेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको यदि हमको रीड करना है तो हम क्या यूज करेंगे कि बहुत आसानी से जो हम वो पढ़ सके, मिटा हुआ हो, जला हुआ हो, फेडेड हो गया हो कलर, उनको डिकोड करने के लिए हम क्या रखेंगे, तो हम इंफ्रा रेड को यूज करेंगे। इंफ्रा रेड है उसको यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से सही होगा। जैसे अलग अलग जो सामग्रियां होती है, जैसे कि स्याही हो गया, कागज हो गया, ये सब प्रकाश की अलग अलग तरंगों को सोखती है या फिर उनको प्रवर्तित करती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है। कभी कभी क्या होता है ना कि स्याही समय के साथ जो है वो फेड होते चला जाता है, फीकी होते चली जाती है, या फिर कागज जलकर काला हो जाता है। इससे आप इनको, जो नॉर्मल हमारी आंखें होती है, नेकेड जो आई होती है, उनसे हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन कार्बन आधारित जो स्याही होती है और कागज जो होता है वो इंफ्रारेड को अलग तरीके से सोखते या फिर परिवर्तित करते हैं, इंफ्रारेड को। यही कारण है ना
कि जो इंफ्रारेड जो है ना वो फोटोग्राफी से, इंफ्रारेड जो फोटोग्राफी होती है उससे वह लिखावट को स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, और ऊपर से मिट चुकी है, जल चुकी है, फिर भी आप इनको देख सकते हो इंफ्रारेड से, क्योंकि ये उनको अच्छे तरीके से सोखती है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। आप इंफ्रारेड का यूज कहाँ करते हो? तो रिमोट जो होती है, रिमोट टीवी है, वहां पे इंफ्रारेड को यूज कर सकते हो। रात में देखने वाले चश्मा जो होते हैं ना, उनमें भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट विजन वाले भी में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। एक्सरे है, कहाँ यूज करते हैं? तो एक्सरे जो यूज किया जाता है वो रॉन्टजेन ने खोजा था, हड्डियों या फिर क्रिस्टल की संरचना को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बीटा, गामा ये सब जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनसे निकलते हैं। और ठीक है, तो इनका उपयोग पढ़ने के लिए तो नहीं किया जाता है। तो समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि माइक्रोफोन का क्या काम है? माइक्रोफोन का क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल भी है। तो माइक्रोफोन जो है वो क्या हो रहा है कि एनर्जी तो बनती नहीं है, एनर्जी हमेशा एक से दूसरे चीजों में ट्रांसफर होती है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। तो ये माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन करता है कि साउंड जो वेव होता है ना, साउंड जो वेव होता है, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे एक फोन है, ये फोन मान लो, ये ऐसे ऐसे फोन है। अब इस फोन पे किसी ने कुछ बोला, आपका जो दोस्त है वो उधर से कुछ बोला, पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है वो बोला। तो इस साउंड वेव को क्या किया माइक्रोफोन ने कि उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो एक और फोन है। अब इस फोन में क्या हुआ कि उस सिग्नल को फिर से जो है वो साउंड वेव में कन्वर्ट कर दिया गया। उस फिर सिग्नल को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये फोन में दोनों मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। फोन में जो है वो दोनों मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। ये माइक्रोफोन है और ये यहाँ पे स्पीकर होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव में। तो ये समझ में आपको आया होगा। माइक्रोफोन क्या है? कोई एक माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर होता है, और ट्रांसड्यूसर वैसे डिवाइस होते हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर है, और ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? तो एनर्जी के फॉर्म को चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना। तो जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है ना, हमारा जो साउंड होता है, तो साउंड वेव जो है वो इसके डायाफ्राम जो होता है उससे टकराती है, और उसको जो है वो उसमें वाइब्रेशन पैदा करती है, उसमें कंपन पैदा करती है। और यही जो कंपन होता है वो चुंबक और जो कोलाइड है उसके माध्यम से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद में वो लाउड स्पीकर के द्वारा आपको वापस दिखता है, और वहां पे जो है वो फिर से वो ध्वनि में बदल जाता है। तो ऐसे ही पूरा जो है वो काम करता है। तो क्या हो गया? साउंड वेव कैसे कन्वर्ट करता है? तो साउंड जो माइक्रोफोन है वो साउंड को किस में कन्वर्ट करेगा? तो साउंड को वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक जो है वो ध्वनि जो होगा साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस साउंड को, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल से फिर से इसको ध्वनि में कौन बदलेगा? तो वो बदलेगा लाउड स्पीकर, या फिर स्पीकर से बोल रहे हो, स्पीकर इसको चेंज करेगा। विद्युत चुंबकीय जो ध्वनि होती है, यह जो है वो रेडियो रिसीवर से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो साउंड में कन्वर्ट होगा कैसे? तो वो जो होगा वो रेडियो रिसीवर से कन्वर्ट होगा, रेडियो रिसीवर से ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप और याद रख सकते हो कि डायनेमो होता है, जो डायनेमो होता है, ये डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल वेव को जो है वो इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। मोटर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल वेव जो होती है उन इलेक्ट्रिकल वेव को जो है वो मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो होती है वो क्या करता है? वो फोटो जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो एनर्जी को क्या करता है? तो वो एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि मथने के बाद दूध से जो है वो क्रीम अलग करने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट सेंट्रीपिटल, याद रखिएगा। यहाँ कोई सेंटर से काम करते हो ना, तो इसके जैसे आप चक्कर लगा रहे हो, इसके ऐसे ऐसे आप चक्कर लगा रहे हो ना, तो आपको एक बल महसूस होता है अंदर की ओर, और उस अंदर की ओर जो बल आपको महसूस है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
अंदर की ओर जो बल महसूस होता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब एक बाहर की ओर आपको जो है वो फोर्स महसूस होता है, और उस बाहर की ओर फोर्स जो महसूस होता है उसी को जो बोलते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसको स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियलिटी में होता नहीं है, ये एक बस आपको महसूस एक होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है। तो जब भी किसी मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण जो है वो बाहर की ओर निकलते हैं, वो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निकलते हैं अपनी परिधि की तरफ, सरकमफेरेंस की तरफ, और हल्के कण जो है वो अंदर की ओर रह जाते हैं, और इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। दूध जो है वो भारी होता है और क्रीम जो है वो हल्का होता है। क्रीम है क्या? क्रीम है फैट है। अब घूमने पर क्या होता है कि दूध जो है वो बाहर की ओर चला जाता है, जो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव जैसा महसूस होता है, और हल्की जो क्रीम है वो केंद्र में आ जाती है, जिससे आसानी से इसको जो है वो अलग कर लिया जाता है। ठीक है? वैज्ञानिक रूप से हम बात करें तो ये जो होता है वो इनर्शिया के कारण ही होता है। इनर्शिया क्या है कि जब तक आप उस पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हिलेगा डुलेगा ही नहीं। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनर्शिया भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन जब भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया हुआ रहेगा तो आपको सेंट्रीफ्यूगल छद्म बल, स्यूडो फोर्स जो है वो यही यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल आपको पता होना चाहिए कि केंद्र की ओर जो बल लगता है गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल जरूरी होता है। सहसंजक बल जो होता है, जो सहसंजक बल देख रहे हो, कोहेसिव फोर्स देख रहे हो, वो एक ही कण के, एक ही जो मटेरियल है उसके जो अणु है वो आपस में आकर्षित होते हैं, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको सहसंजक बल बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और दो कणों के बीच जब वो लगता है तो उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो सब्सटेंस अलग अलग होंगे तो एडहेसिव फोर्स असंजक बल, और जो एक ही में होंगे तो वो कोहेसिव फोर्स सहसंजक बल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रीम का सेपरेट करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वॉशिंग मशीन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। प्लेनेटरी मोशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। प्लेनेटरी मोशन, आप ऐसे ऐसे प्लेनेट घूम रही है, वो किस कारण से घूम रही है? क्योंकि सेंटर में फोर्स लग रहा है वो, और वो फोर्स कौन सा है? तो वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ये फोर्स ऐसा नहीं है, ये फोर्स हमेशा चेंज होते रहता है। दुनिया में केवल 4 प्रकार के ही फोर्स हैं जो हर बार चेंज होते रहते हैं। इसका नाम कभी वो हो गया, कभी वो हो गया। आगे कभी डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सोनार जो है वो किन विशिष्ट तरंगों का उपयोग करता है? तो सबसे पहला तो आपसे सोनार का जो है वो फॉर्म पूछा जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, ये जो पूरा प्रिंसिपल जो काम करता है वो पूरा प्रिंसिपल काम करता है किस पे? तो ये काम करता है अल्ट्रासोनिक वेव पे। अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है उस पर काम करता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव है क्या? अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो है क्या? तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, वो जो होता है उसकी जो आवृत्ति होती है, अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है उनकी जो आवृत्ति होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो उनकी आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज यूनिट है, उससे अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब इसकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये जो है वो पानी के भीतर बिना विचलित हुए एक लंबी दूरी तक जा सकता है। अब लंबी दूरी तक जाता है, उसके बाद फिर सीधे लंबी रेखा में चल रही है। अब ये क्या करता है कि समुद्र तल, जो समुद्र का एकदम तल होगा, ऐसे आप देखते हो ना, तो यहाँ तक पानी भरा हुआ ये जमीन है। तो ये यहाँ से आप सोनार को भेज रहे हो तो इसकी लाइट ऐसे यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ से टकराने के बाद फिर ये ऊपर जो है वो लौटेगी। ठीक है? तो समुद्र तल या फिर वस्तु से ये टकराती है, इको जो है वो इसका साउंड वेव के रूप में ऊपर आता है, जिससे हम डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ये है। तो ये जो है वो साधारण जो ऑडिबल पानी में बिखर जाती है, साधारण जो ध्वनि होती है ना, वो पानी में बिखर जाएगी, लेकिन इसका चूंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो ये तो बिखरेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑडिबल जो होता है वो साउंड, उसका रेंज कितना होता है? तो वो जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 हर्ट्ज जो होता है, जो कि मानव कालों के लिए होता है। यह पानी की लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। रेडियो वेव की बात करें तो पानी रेडियो तरंगों को सोख लेती है, इसीलिए ये पानी के अंदर बेकार है। तो इसका उपयोग जो है वो रडार में किया जाता है, जो हवा में होता है। तो रेडियो वेव जो है वो याद रखिएगा कहाँ किया जाता है? रडार में। रडार में रेडियो वेव, और जो है वो सोनार में जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, उसके बाद इंफ्रासोनिक वेव जो क्या होता है? तो इंफ्रासोनिक वेव बहुत कम इसकी होती है, तो इसका 20 हर्ट्ज से भी नीचे होता है।
20 हर्ट्ज जो होता है उससे नीचे इसका जो है वो डेंसिटी होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भूकंप हो गया, वेल मछली हो गया, इन सब में देखने को मिलता है। अब जो बैट देखते हो, जो चमगादड़ जो कि एक स्तनधारी है जो उड़ता है, ठीक है। बैट जो है वो शिकार के लिए अल्ट्रासोनिक को ही यूज करता है, ठीक है। उसके बाद जो गाल्टन का विशिल होता है, गाल्टन का जो सिटी होता है, गाल्टन सिटी उसको बोलते हैं। तो कुत्तों की बुलाने वाली जो सिटी होती है वो गाल्टन सिटी होती है, वो भी अल्ट्रासोनिक पे ही काम करती है। तो कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को खोज किसके द्वारा किया गया था? बहुत आसान सा सवाल है। चैडविक इट पर चढ़, आपने याद रखा होगा। इट पर चढ़, इट जैसे ही लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, पर तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड, इट पर चढ़ तो चीज चढ़ को ऐसे सी एच लिखोगे तो चैडविक हो जाएगा, ठीक है, वो चैडविक हो जाएगा। तो इट पर चढ़ न्यूट्रॉन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जेम्स चैडविक है, उसने ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1932 में खोजा था न्यूट्रॉन को। 1932 में जो खोजा गया था, ये बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो है। अब इसको खोजा गया था बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की गई थी। ये भी सवाल एक बार मैंने देखा है, तो ये भी याद रख लो। बेरिलियम जो होता है उस पर अल्फा पार्टिकल है, उससे अटैक किया गया था, और अटैक करने के बाद जो है वो नया कण जो बना था, नया फंडामेंटल पार्टिकल जो बना था, वो जो है वो न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन जो होता है वो, ये जो कण होता है इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इसका नाम न्यूट्रॉन इसी कारण से रखा गया था। इसी के लिए 1935 में जो जेम्स चैडविक थे, उसको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इट इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, दोनों कह सकते हो। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड दो भी कह लो। उसके बाद पॉजिट्रॉन है, जिसको एंडरसन ने खोजा था। पॉजिट्रॉन भी याद रख लो, पूछ लिया जाता है कभी कभी। बाकी तो मेसॉन कन बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको एंडरसन ने खोजा था। एंडरसन ने इसको खोजा था। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने, और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने। ये सब ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस को भी रदरफोर्ड ने खोजा था। उसके बाद हम बात करते हैं मिलिकन की। जो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलिकन दिख रहा है, ये क्या है? तो मिलीकन क्या होता है ना, कि तेल की बूंदों के द्वारा इन्होंने प्रयोग किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर से क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको मिलीकन ने नापा था। किससे नापा था? तो ऑयल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मापा था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है उसको जो है वो मापा था। रदरफोर्ड की बात करें तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन को इसने खोजा था, न्यूक्लियस और प्रोटॉन को। उसके बाद जो है वो हन और स्टेटमेंट्स की बात करें तो हन और स्टेटमेंट्स ने क्या किया था? तो न्यूक्लियर फ्यूजन को खोजा था। न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसको खोजा था। नाभिकीय जो विखंडन है, नॉट संलयन, वो फ्यूजन होता है। नाभिकीय विखंडन है, उसको खोजा था किसने? हन और स्टैटर्समैन। स्टैटर्समैन, तो ध्यान आपको रखना है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने 10 सवालों को देख लिया है। नेक्स्ट सवाल है कि जो आर्टिफिशियल रेन होता है, अभी हाल ही में राजस्थान में करवाया गया था। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन है, किस केमिकल है, उसका यूज किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्या करता है ना, कि क्लाउड सीडिंग होती है, सीधा सा मतलब। कृत्रिम वर्षा मतलब क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग, हम जो है वो बादल बनाना स्टार्ट करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं, उनके बीज बोते हैं। यही जो है वो कहाँ, इसमें कौन सा रसायन जो यूज किया जाता है? तो सीधा याद रखो, AgL यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो है वो यूज किया जाता है। इसका AgI, सिल्वर आयोडाइड जो है वो यूज किया जाता है। कंसेप्ट क्या है? हम क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बादल में क्या करते हैं, बादल में जो नमी होती है ना, उस नमी को हम कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करने के लिए कुछ रसायनों का छिड़काव करते हैं, ताकि बादल जो है वो, बादल से बारिश निकाला जा सके। तो क्लाउड सीडिंग में जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो बादल का जो नमी होता है ना, बादल की जो नमी होती है, जो वेटनेस होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं। उसको जो हम संघनन कर देते हैं, ताकि जो है वो, और संघनन का प्रोसेस करते हैं सिल्वर आयोडाइड डाल के, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड का ही आखिर क्यों यूज किया जाता है, ये भी कब कभी दिमाग में आया होगा। तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है ना, वो जो होता है ना, वो क्रिस्टल संरचना जो इसकी होती है वो प्राकृतिक बर्फ के समान होती है। सिल्वर आयोडाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका,
क्रिस्टलीय जो इसकी संरचना होती है, क्रिस्टलीय जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो आइस क्रिस्टल के जैसा होता है। प्राकृतिक जो बर्फ होता है ना, आइस क्रिस्टल्स के जैसा होता है, प्राकृतिक बर्फ के जैसा होता है, उसी के समान होता है। और जब इसे जैसे ही हम बादल में छोड़ते हैं ना, तो बादल में छोड़ने से क्या होता है कि ये जो है वो यह जो है वो नाभिक का काम करता है, न्यूक्लिय का काम करता है, और बादलों में मौजूद जो जलवाष्प होता है ना, उनके चारों ओर जम कर उनको भारी बना देता है, और बारिश जो है वो नीचे गिरा देता है। मेन इसका यही काम होता है। तो इसे हवाई जहाज या फिर रॉकेट के माध्यम से बादलों के ऊपर जो है वो बिखेर दिया जाता है, ताकि जो है वो वर्षा किया जा सके, उनको कंडेंस जो है वो किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी और हम बात करें तो आर्टिफिशियल रेल में क्या यूज करते हैं, तो या तो आप सिल्वर आयोडाइड यूज कर लो, या दूसरा भी एक यूज किया जाता है ड्राई आइस। तो सेम है ना, ड्राई आइस भी तो उसी तरह से यूज किया जाएगा। ड्राई आइस मतलब क्या होता है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो ड्राई आइस बोलते हैं ना, पता होगा आपको। अब देखो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आपको जो ऑप्शंस है उसको देख लेता हूं। पोटेशियम क्लोराइड सबसे पहला ऑप्शन है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, तो इसका उपयोग जो है वो माचिस उद्योग और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो जो माचिस बनाते हैं, मैच स्टिक बनाते हैं, माचिस, और जो विस्फोटक उद्योग होता है, जो क्रैकर्स बनाते हैं, उन सब में यूज किया जाता है। तो पहला हो गया। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट होता है सोडियम नाइट्रेट NO3। तो सोडियम नाइट्रेट को कैसे यूज किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट है, इसे चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं। अब चूंकि चिल्ली जो देश है, जिसकी सांटियागो राजधानी है, दक्षिण अमेरिका का देश है, बाएं साइड में सबसे जो कोस्टल एरिया है वहां पे लंबे फैला हुआ है। तो जो चिली है ना, चिली जो होता है इसको चिल्ली साल्ट पीटर बोलते हैं। इसको चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट का। और इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो फर्टिलाइजर में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट आता है। सिल्वर नाइट्रेट कहा हम कहाँ यूज करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। AgNO3। अब इसका यूज जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का कहाँ करते हैं, तो ये जो है वो लूनर कास्टिक कहलाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसको लूनर कास्टिक बोलते हैं। लूनर कास्टिक इसको कहा जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको ल्यूनर कास्टिक बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं रेड से लिख देता हूं। इसका उपयोग जो होता है वो वोटिंग जो स्याही होती है, मतदान देने वाली जो स्याही होती है, मतदान स्याही, इंक जो होती है वोटिंग वाली, उसमें जो है वो सिल्वर जो नाइट्रेट है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो है वो त्वचा पर काला निशान जो है वो छोड़ देती है। तो वोटर्स इंक होता है उसमें इसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें कि कृत्रिम वर्षा जो है वो मैंने बताया कि ड्राई आइस से भी करवाया जा सकता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उससे भी करवाया जा सकता है, इसको भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद कुछ और हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो किस में यूज होता है, तो इसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक में। फोटोग्राफिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहां से। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और इसका उपयोग है क्रोमेटिक जो कांच होती है, जो धूप में काली हो जाती है ना, उनको फोटोक्रोमेटिक कांचे बोलती हैं, उनको फोटो क्रोमेटिक कांच कहा जाता है। तो इस फोटोक्रोमेटिक कांच होता है ना, इसको बनाने में जो है वो सिल्वर क्लोराइड का यूज जो है वो किया जाता है, हॉर्न सिल्वर इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, वोटर्स इंक में सिल्वर नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो है वो फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो दुर्लभ मृदा धातु, रेयर अर्थ मेटल में से नहीं है, जिसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक घटकों के निर्माण में किया जाता है।
इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो कौन सा, सीधा सा याद है ना, रेयर अर्थ मेटल कौन नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो रेयर अर्थ मेटल जो होता है, रेयर अर्थ मेटल जो होता है वो आवर्त सारणी का जो 17वां तत्व होता है, आवर्त सारणी का जो 17वां तत्व होता है, जिसमें जो लेंथेनम होता है, जो स्कैंडियम होता है और इरिट्रियम होता है, ये सब शामिल होते हैं। लेंथेनम, स्कैंडियम, इरिट्रियम, ये सब शामिल होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो रेडियम नहीं होगा, ये रेडियम जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमको याद रखना होगा, रेडियम यहाँ पे नहीं होगा। आवर्त सारणी में रेडियम जो होता है वो ग्रुप नंबर 2 का एक तत्व होता है, जो कि एल्कलाइल अर्थ मेटल है, ना कि रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, तो रेयर अर्थ मेटल में क्या आ जाएगा, स्कैंडियम आ जाएगा, लैंथनम आ जाएगा, सेरियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इरिट्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक और लिख लो आप, एरिट्रियम। भारत सरकार ने तो 31 जो एलिमेंट है ना उनको रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ मेटल में इनको इंपॉर्टेंस वाला मेटल जो है वो 31 को जो है वो बनाया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे लिथियम लिथियम, इन सबको यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी रेडियम तो, रेडियम क्या है, रेडियम जो है वो एल्कलाइल अर्थ मेटल है, ना कि रेयर अर्थ मेटल है। तो ये जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अभी रेयर अर्थ मेटल बहुत ज्यादा यूज में आया था, इस कारण से ही इसको पूछा गया। तो रेयर अर्थ मेटल आवर्त सारणी का आवर्त सारणी के वे तत्व, वे आवर्त सारणी के 17वें तत्व है, जिनमें लैंथेनम, स्कैंडियम और इरिट्रियम जो है वो मिलता है। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्कैंडियम, लैंथनम, सीरियम, ये सब जो है वो क्या है, हाँ, रेयर अर्थ मेटल है और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भारत में ये बहुत कम होता है, तो भारत को खरीदना पड़ता है। रेयर अर्थ मेटल आई थिंक सबसे ज्यादा चाइना में ही होता है। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल का मतलब यह नहीं है कि वो पृथ्वी पर कम है, बल्कि यह है ना कि वो शुद्ध रूप से निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत खर्चीला होता है। और चीन जो है वो दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बहुत ज्यादा कमाई इससे हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमाई इससे हो जाती है। देखो, एक होता है नियोडीमियम, नियोडीमियम जो होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रख लो, लेयर अर्थ मेटल है नियोडीमियम, नियोडीमियम। नियोडीमियम का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो किया जाता है नियोडीमियम का, इसका यूज किया जाता है एक पावरफुल मैग्नेट बनाने में। पावरफुल मैग्नेट यदि बनाना है तो उसमें इसका यूज जो है वो करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोहों को गैल्वेनाइजेशन जो किया जाता है, जंग ना लगे, तो जिंक, बहुत आसान सा सवाल है, उतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। यसद लेपन इसका हिंदी होता है, जिंक जो है वो उस पर चढ़ा देते हैं, जिंक ऑक्साइड अपना लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के बाद फिर से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इस कारण से वो जंग लगने से बच जाता है। और इसे जो है वो बलिदान सुरक्षा भी कहते हैं, सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जिंक यहाँ पे खुद खत्म होकर लोहे को बचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड की बात करें तो लेड जहरीला होता है, भोजन के डिब्बों पर जो है वो नहीं लगाया जाता है लेड को। और उसके साथ ही बात करें कि तांबा और चांदी है, तो ये लोहे से कम रिएक्टिव होते हैं और महंगे होते हैं, तो इनका उपयोग तो ग्लैमराइजेशन में आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन इसको इलेक्ट्रो जो पेंटिंग होती है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो होती है, उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें किया भी जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। माचिस की तिलियां जो होती हैं, उनके नोक पर क्या लगाया होता है, तो फास्फोरस तो होता है, ये आपको पता है। लेकिन मैच स्टिक में कौन सा फास्फोरस, तो वो जो होता है वो रेड फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस कई सारे होते हैं, तो उनमें रेड फास्फोरस को यूज किया जाता है। सेफ्टी मैचेस जो होता है, उनके तिल्ली के नोके पर आमतौर पर पोटेशियम क्लोराइड के जो है वो पोटेशियम क्लोराइड और गोंद जो है वो लगा हुआ होता है। वहां पे पोटेशियम क्लोराइड, ये अगर माचिस है तो यहाँ पे जो है वो ऐसे लगा हुआ होता है, और ये जो लगा हुआ था ये क्या होता है, तो ये होता है पोटेशियम क्लोराइड। ये जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब जबकि माचिस की जो डिब्बी होती है, जहां पे आप रगड़ने वाला जो सतह होता है, ये माचिस की डिब्बी ऐसे है, तो इस माचिस की डिब्बी पर आप देखते होंगे कि रगड़ने वाला एक सतह होता है, स्ट्रिप बनी हुई रहती है ना, ऐसे ऐसे। यहीं पे आप रगड़ते हो इस तिल्ली को, ये तिल्ली जो है वो यहाँ पे लाके ऐसे रगड़ोगे, तभी जो है वो आग निकलती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप होता है ना, इस स्ट्रिप पे क्या आपको मिलता है, तो यहाँ पे
रेड फास्फोरस आपको मिलेगा। तो माचिस की तिल्लियों की जो नोक होती है, उन पर क्या लगा हुआ होता है? तो माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है, तो देखो, जब हम तिल्ली लगाते हैं तो घर्षण से लाल फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है। क्या होता है? जब भी रगड़ते हो तो क्या होता है कि जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है वो रगड़ने से व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है। व्हाइट फास्फोरस में ये चेंज होता है और व्हाइट फास्फोरस बदलता है और आग पकड़ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी आपको लगेगी। देखो, सवाल पूछा जा रहा है कि मैच स्टिक, मैच स्टिक मतलब इसकी बात की जा रही है, ये वाला जो है ना, इसकी बात की जा रही है। तो ये जो है वो मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक है, और ये जो है वो उसका डिबिया है। तो हमें पूछ रहा है ना कि तीलियों की नोक पर मैच स्टिक जो होता है उसके टिप पर क्या लगा होता है? तो वो तो पोटेशियम क्लोराइड लगा हुआ है, वो तो पोटेशियम क्लोराइड लगा हुआ है, KClO3 लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ सल्फर भी लगा होता है। इसके साथ ही साथ कांच का जो पाउडर है वो भी लगा होता है। कांच पाउडर फ्रिक्शन के लिए लगा दिया जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड कहीं आंसर है नहीं। देखो, सब फास्फोरस है, सब फास्फोरस है। तो यहाँ क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो मैच स्टिक जो है वो, इसमें कांटी नहीं होना चाहिए था, तिल्ली नहीं होना चाहिए था, इसमें इस डिबिया के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत है ही, ऑफिशियल क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो यहाँ हमें रेड फास्फोरस के ही जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि माचिस की जो डिबिया होती है उस पे पोटेशियम क्लोराइड, उस पे सल्फर और उस पे कांच का पाउडर होता है। और जो ये वाला स्ट्रिप जो होता है, उस स्ट्रिप पर क्या होता है? तो उस स्ट्रिप पर जो है वो डिब्बे होता है, उस पर रेड फास्फोरस था, और रेड फास्फोरस के साथ साथ जो कांच का पाउडर होता है, ग्लास का पाउडर होता है, ताकि रगड़े और वो व्हाइट फास्फोरस में जल्दी से बदले। लाल फास्फोरस जो है वो आग पकड़े, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे तिल्ली जो है वो जल उठती है। तो जब भी घर्षण करते हैं तो लाल फास्फोरस आग पकड़ता है। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है, व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर, तो ये एक, चूंकि ये एक ऑक्सीडाइजर के रूप में भी काम करता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ये ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैच स्टिक का जो हेड होता है, एकदम फाइनल याद रखो, मैच स्टिक का जो हेड होता है वहां पे पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ अमोनियम ट्राइसल्फेट होता है, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट। मैच बॉक्स होता है, वहां पर रेड फास्फोरस और ग्लास का पाउडर होता है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो स्टोर किया जाता है वाटर में, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो व्हाइट फास्फोरस जो यहाँ दिया हुआ है ये जलता है बहुत तेजी से, तो बहुत खतरनाक और जहरीला होता है, और ये हवा से अपने आप आग पकड़ लेती है। इस कारण से 30 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचेगा आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको सुरक्षा से माचिस में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया, और अभी जो है वो इसे पानी में ही रखा जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस को यूज नहीं किया जाता है, रेड फास्फोरस को इसी कारण से यूज किया जाता है। उसके बाद जो है वो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो लिखा हुआ है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है? ये जो है ना, ये एक नमी सोखने वाला है, तो इसको बोलते हैं, यह एक डिसेंट है। डिसेंट मतलब नमी सोखने वाला है, नमी सोखने वाला। तो ये क्या करता है? नमी को सोख लेता है। तो जो जरूरी था वो आपको क्लियर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रेड फास्फोरस यहाँ होता है और पोटेशियम क्लोराइड वहां होता है। नॉट क्लोराइड, वो क्लोरेट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, नॉट क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट है, ना कि क्लोराइड है। ठीक है, क्लोरेट ना कि क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको करेक्ट कर लेता हूं। देखो, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, रॉयल वाटर से कंफ्यूज नहीं होना है। रॉयल वाटर का सीधा सा मतलब है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं। अम्लराज हिंदी में कहा जाता है, अम्लराज हिंदी में कहा जाता है। इसमें होता क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, तो इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। HNO3 जो होता है वो सांद्र होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो भी जो है वो सांद्री होता है। दोनों सांद्र होता है, और दोनों का रेशियो जो होता है वो 1:3
3 का होता है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड HCl। तो एक्वा रेजियो होता है वो नाइट्रिक एसिड, HNO3 जो क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एंड जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। इसका जो है वो सही अनुपात होना जरूरी है। एक भाग यदि आप HNO3 लेते हो, नाइट्रिक एसिड लेते हो, तो 3 भाग HCl लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखने का ट्रिक आप याद रख सकते हो कि HCl में 3 अक्षर हैं, तो उसका 3 लोगे। और जो HCl है, HNO3 है, उसमें 3 पहले से ही है, तो उसका जो है वो उसमें 3 नहीं लोगे। ऐसे करके याद रख सकते हो। तो बाकी जो ये मिलकर क्या करता है ना, तो ये मिलकर नवजात क्लोरीन बना देता है, नेसेंट क्लोरीन कर देता है। दोनों मिलता है तो ये क्लोरीन बनता है, नवजात क्लोरीन, जिसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं। नवजात क्लोरीन जो है वो बना देता है। अब इसके कारण क्या होता है, नवजात क्लोरीन बनता है और उसके साथ ही साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl बनता है। अब ये दोनों क्या करता है कि ये दोनों क्या करता है कि ये अकीरिय धातु हो जाते हैं। अकीरिय धातु होते हैं, नोबेल मेटल्स होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सबको घोल लेता है अपने में। इसी कारण से इसको एक्वा रेजिया कहा जाता है, ठीक है। एक्वा रेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो कोई है नहीं सही, तो ये ध्यान रखिएगा। HNO3 1 के रेशियो में और HCl 3 के रेशियो में। तो जिसके पास 3 है उसमें 3 नहीं आएगा, ऐसे करके याद रख सकते हो। कोयले के किस किस्म का उपयोग जो है वो उस पादप सामग्री के निशानों को पहचानने के लिए किया जा सकता है जिससे वह बना हुआ है, ठीक है, जिससे वह बना हुआ है। तो कोयला जो होता है, कोयला का जो निर्माण होता है वो कई प्रकार से होता है। तो निर्माण की अवस्था होती है, पहले कोयला ये था, पहले वो था, ऐसे ऐसे करके बनती है। और कोयला मूल रूप से बनता कैसे है, तो जो पौधे होते हैं, जो लकड़ी होती है, उनमें जो ऊर्जा होती है, उनमें जो कार्बन होती है, उन्हीं से ये तो बनता है ना। तो फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है वो कोयले का जो होता है वो कार्बनाइजेशन जो होता है, इसमें लकड़ी सबसे पहले क्या बदलता है, कोयले का फॉर्मेशन में सबसे पहले कुछ होता है तो वो पीट होता है। वो पीट होता है, ठीक है, वो पीट होता है। अब पूरी जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पीट जो है वो पूरी तरीके से कोयला बना भी नहीं है। ये जो है वो पूरा कोयला होता भी नहीं है, पूरा कोयला ये है भी नहीं, ठीक है। इसमें नमी बहुत ज्यादा होती है और कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें जो मूल पादप सामग्री होती है, जैसे जड़ें होती हैं, तना होती है, पत्तियां होती है, फाइबर होता है, और उनके निशान आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जड़ मिल जाएगा, तना मिल जाएगा, लीफ मिल जाएगा। तो जो भी सामग्री से ये बना हुआ है ना, उनके निशान आप पीठ में देख सकते हो। तो हमारा आंसर पीठ ही हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में कम और इस मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट भी कोयले की क्वालिटी ही है। तो लिग्नाइट जो होता है इसको ब्राउन कोयला बोला जाता है। और ये जो कोयला होता है ये पहली क्वालिटी का है, तो ये ब्राउन क्वालिटी, जो ब्राउन कोयला जो होता है वो दूसरी क्वालिटी का लिग्नाइट आ गया, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जो घरेलू यूज में किया जाता है। बिटुमिनस पूरा अगर देखेंगे ना तो क्रम ऐसे चलेगा, पीट चलेगा, पीट से क्वालिटी अच्छा किसका होता है, तो पीट से लिग्नाइट का अच्छा होता है, जिसको ब्राउन कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट से अच्छा जो होता है वो बिटुमिनस का होता है। सबसे ज्यादा भारत में बिटुमिनस ही है। और कोकिंग कोयला भारत में नहीं है, इस कारण से मंगाना पड़ता है भारत बाहर से। बिटुमिनस के बाद जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट बहुत कम है भारत में, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। उसके बाद जो है वो बिटुमिनस होता है, घरेलू कोयला होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ह्यूमन ब्लड एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। मतलब उसमें एसिड वेस्ट कुछ भी मिला दो, उसका पीएच जो होता है ना वो मेंटेन रहता है। उतना है तो उतना ही एक रेंज में रहेगा ही। तो इसका पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास होता है। तो स्लाइटली बेसिक होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। तो इसका पीएच जो होता है वो बहुत जो है वो इसी में चलता है। तो यहाँ पे जो बफर सिस्टम की तरह बाई कार्बोनेट बफर यहाँ पे होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। बाई कार्बोनेट बफर होता है, ऑलरेडी एएसओ में पूछा भी गया था, तो उसको याद रखना है।
अब यदि हम एक्स्ट्रा यदि पीएच को नीचे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो यही जो ये जो बफर होता है ना, उसको जो है वो मेंटेन करके रखता है। अब यदि ज़्यादा एल्कलाइल हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो एसिड हो जाएगा, तो इससे एंजाइम काम करना बंद हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस कारण से इसको मेंटेन करना ज़रूरी था। इस कारण से मानव जो है ना ब्लड वहाँ पे जो है वो जो है वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। मानव जो ब्लड है, वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। तो बफर सॉल्यूशन वाला जो बाइकार्बोनेट होता है वो याद रखना, यहाँ पे होता है कार्बोनिक एसिड होता है। और वो वीडियो देखिएगा ना एसओ वाला, वहां पे मैंने समझाया है इसको काफी डिटेल से। यहाँ बस नाम याद रख लो, कार्बोनिक एसिड। ये फॉर्मूला ही पूछा गया था H2CO3। जैसे पूछेगा कि बफर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है बफर। आखिर ऐसे पूछेगा कि आखिर जो ह्यूमन ब्लड है वो बफर क्यों है, तो रीजन यही होता है कार्बोनिक एसिड के कारण। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और उसके साथ ही साथ इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाई कार्बोनेट के आयंस होते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स आयन HCO3। अब इसी दोनों के कारण जो है वो बफर सॉल्यूशन होता है। ध्यान आपको रखना है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्मूला पूछा गया था एएसओ वाले में। और इसी के कारण से उसको मेंटेन किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो एक बफर सिस्टम की तरह इसी कारण से काम करता है। यहाँ पे फॉस्फेट भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो फॉस्फेट कहाँ यूज होता है, तो फॉस्फेट ना किडनी में यूज होता है। ये जो प्राइमरली होता है वो किडनी में यूज किया जाता है। डिहाइड्रेट फॉस्फेट और मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट, ये दोनों जो है वो किडनी में यूज किया जाता है। किडनी भी एक बफर सिस्टम है। तो किडनी जो होता है वहां पे प्राइमरली जो किडनी में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे किडनी हो गया और सेल हो गया। वहां पे जो है वो डिहाइड्रेट फॉस्फेट मिलता है। डाई हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसके साथ साथ क्या मिलता है, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। और वह जो है वो पीएच को मैनेज करता है। मतलब यह जो है वो बफर सॉल्यूशन इसी के कारण किडनी में होता है। तो ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो प्लाज्मा होता है, उसमें प्लाज्मा में कैसे चलता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। जब हम एसिड बेस पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे इस बारे में बताया था मैंने। मेरा पेड बैच है, वहां पे वो जो लेक्चर था उसमें मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोटीन बफर सिस्टम चलता है। अब वहां पे प्रोटीन एल्बुमिन होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में प्रोटीन एक होता है जो होता है एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे ये एक्ट करता है बफर की तरह, जहाँ पे अमीनो एसिड उसका होता है वो बाइंड हो जाता है, रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन को बाइंड करता है, रिलीज करता है, ताकि मेंटेन किया जा सके, ताकि जो सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसी तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो मेंटेन होता है। ठीक है, पूरा सिस्टम ऐसे ही मेंटेन किया जाता है। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। पीएच वैल्यू आपको पता है कि किसका क्या होता है। तो यूरिन की बात करें तो यूरिन जो होता है वो 6 के आसपास होता है, तो स्लाइटली अम्लीय बोलेंगे। और उसके बाद स्लाइवा जो होता है वो भोजन से पहले 7.4 के आसपास होता है, और भोजन के बाद जो है वो 5.8 के आसपास अम्लीय बन जाता है। 5.5 से नीचे जाएगा तो दांत जो है वो हमारा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओजेम्पिक। ओजेम्पिक नामक चमत्कारी एक दवा बनाने वाली कंपनी जो है वो नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी सेवा देती है, मतलब कौन सी देश की है। तो हाल ही में चर्चा में रहा है, वजन घटाने वाली दवा था, जिसको अभी यूज किया गया है किसके द्वारा, करण जौहर ने यूज किया है। आप देखिएगा तो वो ओजेम्पिक है, ठीक है। ओजेम्पिक दवा को बना रही है नोवा नॉर्डिक्स। तो आगे भी पूछा जा सकता है, नोवा नॉर्डिक्स कंपनी जो है वो बना रही है। ये कंपनी कहाँ की है, तो ये जो है वो एक नॉर्डिस जो है वो कंट्री का है, डेनमार्क का है। डेनमार्क जो है वो यहाँ का है। तो नोवा नॉर्डिक डेनिस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो दवाएं बनाती है वो ओजेम्पिक और जो है वो वेगोवी बनाती है। दवाएं की बात करें तो डेनमार्क आंसर लिख लो। दवाएं क्या क्या है, दवाएं हैं ओजेम्पिक, उसके बाद कौन सी दवाएं हैं, वेगोवी। वेगोवी जो कि क्या है, ये है सेमेग्लिटाइड। ठीक है, ये है सेमाग्लूटाइड, ये है सेमाग्लूटाइड। दुनिया भर में ये क्या होता है, ये किसके लिए काम आता है दोनों, ये दोनों काम आता है ब्लड शुगर को घटाने के लिए। तो मधुमेह है उसको कंट्रोल करता है,
शुगर मतलब डायबिटीज मिलेटस की बात हो रही है, डायबिटीज मिलेटस है, एनसीपीडस नहीं, डायबिटीज मिलेटस है। तो शुगर को कंट्रोल करता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है। उसके साथ दूसरा इसका काम होता है वजन को घटाना, ठीक है, वजन को घटाना, वेट लॉस करना, और इसमें सफलता भी मिली है इसको। यह जो है वो मुख्य रूप से इंसुलिन और डायबिटीज केयर के लिए ही जानी जाती है, तो ध्यान आपको रखना है। ओजेम्पिक डायबिटीज और वेट लॉस के लिए होता है, डेनमार्क की कंपनी है, नोवा नॉर्डिक्स इसने बनाया है। पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर जो है वो कभी नहीं चरते हैं? गेजिंग करते हैं जानवर, आपने देखा होगा, तो वो गेजिंग में पौधे के किस पार्ट को वो नहीं खा सकते हैं? तो जड़ कैसे खाएगा भाई? आसान सा सवाल है। जड़ कैसे खाएगा? चरने वाले जानवर गाय भैंस बकरी है, वो जमीन पर जो दिखेगा उसको खा लेंगे, लेकिन जड़ तो नीचे है, वो नहीं खाएंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बिना एक्सेप्शन का क्या चीजें हैं? अपवाद के रूप में देखने को मिल जाएगा। जैसे सुअर जो होता है ना, वो रूटिंग करते हैं, वो सामान्यतः गेजिंग नहीं करते हैं। तो सुअर जो होता है वो रूटिंग करते हैं। बाकी खरगोश भी गाजर खा जाता है अंदर जाके। तो बहुत चीजें हैं जो मैटर करती हैं। तो अभी यहाँ से बस जो है वो रूट याद रख लीजिएगा। स्टीम भी खा लेता है, छाल भी खा लेता है, लकड़ी भी खा लेता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाथी देखो लकड़ी खा लेता है। हमारे शरीर में कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं वो अवायवीय एनएरोबिकली रूप से श्वसन नहीं करती हैं? ठीक है, एनएरोबिक मतलब यहाँ पे एनएरोबिक मतलब कि एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो बिना ऑक्सीजन का श्वसन नहीं करती है। एनएरोबिक रूप से श्वसन नहीं करती है, मतलब एरोबिक करती है। कौन सा जो है वो एरोबिक श्वसन करती है? एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए उसको श्वसन करने के लिए। तो सीधी सी भाषा में समझाऊं तो मानव शरीर का वह कौन सा सेल है जो कि ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती है, उसको ऊर्जा चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही। तो वो कौन सा है? तो वो ब्रेन सेल होता है, ब्रेन सेल होता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आरबीसी तो है, ये आरबीसी के बारे में याद रखिएगा। आरबीसी जो होता है वो क्या करता है? तो आरबीसी जो होता है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन ही करता है, विदाउट ऑक्सीजन ही करता है, विदाउट O2 ही करता है, क्योंकि इसके पास जो केंद्रक होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो इस कारण से ये जो है वो ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ही रिस्पायरेशन करता है। उसके बाद जो मैच्योर आरबीसी होता है वो भी जो है वो विदाउट ऑक्सीजन ही करता है। और मसल सेल भी दोनों तरीके से कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, एनएरोबिक भी कर सकता है और एरोबिक भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। दोनों में फॉर्मेशन अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन ब्रेन सेल ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ब्रेन सेल जो होता है वहां पे क्या चीजें होती है? तो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिक यूनिट उसका क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स उसकी होती है। तो ये जो है वो एटीपी के रूप में पूरी तरीके से ऑक्सीजन और ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है। न्यूरॉन्स जो होता है वो उसको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है सीधा सीधा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पे, ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन चाहिए। एनएरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ होता ही नहीं है। यदि हुआ ऐसा तो ब्रेन में यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति मिनट के लिए भी रुकी तो ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान आपको रखना है। परिपक्व जो आरबीसी होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, इस कारण से केवल और केवल एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वहां पे किया जाता है। मांसपेशियां तो दोनों करती हैं, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। मसल जो होती है वो बोथ करते हैं, एनएरोबिक ओनली जो है वो करता है मैच्योर आरबीसी, एनएरोबिक एरोबिक जो है वो ब्रेन सेल करता है। ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टीम? देखो, टाइम के साथ चीजें जो है वो बदलती रहती है। तो पेड़ का ऐसा ऐसा पार्ट होता है ना कि जैसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, तो वाटर के लॉस को कम करना है, अपने आप को बचाना है लोगों से, जैसे लोग कहने का मतलब कि जानवर हैं उनसे, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के साथ होते रहता है। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन में बोल रहा है कि कौन सा जो है वो मॉडिफाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड ऑफ अ स्टीम? स्टीम जो तना होती है ना, तना का रूपांतरण कौन है? तना जो है वो चेंज हो चुका है, तो वो जो होता है वो नागफनी का जो ओपोन्शिया होता है, जिसको फैलोक्वाइट्स भी बोलते हैं, वो है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नागफनी है उसको ओपोन्शिया कहा जाता है, तो इसका जो फैलोक्वाइट्स होता है वो जो है वो स्टीम होता है, जो कि पत्ते की तरह बदल जाता है,
ठीक है, ऐसे ऐसे निकला हुआ देखे हुए। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। ये पानी को बचाने के लिए इनका क्या करता है कि इनकी जो पत्तियां होती है ना, इनकी जो लीफ होती है उनको वो क्या कर लेते हैं, तो लीफ को वो स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीफ को वो कांटे में बदल लेते हैं। और इसका जो तना होता है, स्टीम जो होता है, उस स्टीम को वो क्या करते हैं, तो स्टीम को जो है वो लीफ में बदल लेते हैं। स्टीम को जो है वो थैलोक्वाइट्स उसको बोलते हैं, फाइलोक्वाइट्स उसको बोलते हैं, वो फाइलोक्वाइट्स में बदल लेते हैं। तो जब पत्तियां जो है वो कांटा बन जाती है तो फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो कौन करेगा, तना करेगा। तो तना को खुद को फैलाना तो पड़ेगा ना, तो उसी फैलाने का जो प्रोसेस होता है उसको जो है वो फाइलोक्वाइट्स जो बन जाता है, चपटा और मांसल होता है। और इसको क्या बोल लेते हैं, तो इसको फाइलोक्लेट्स बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है प्रणव्य स्तंभ। बाकी फेलोक्लाइट से पूछा जाता है तो ध्यान आपको रखना है। अपुंसिया जो है, अपुंसिया है उसमें हरे रंग का पेड़ जैसा दिखता है, यह वास्तव में उसका तना होता है, तो देखा भी होगा आपने। ठीक है। बाकी सलजम की बात करें तो यह भोजन संग्रह के लिए जो है वो रूपांतरित है, तो ये टैप रूट है। जो सलजम है वो क्या है, वो टैप रूट है। टैप रूट है, यहां से सवाल बहुत ज्यादा आता है। और वो भी किस टाइप का रूट है, तो रूट भी है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म ये भी पूछा जाता है। न्यूमेटोफोर जो होता है ना, वो मैंग्रोव एरिया होता है, वहां पे पूछ पहुंचता है न्यूमेटोफोर। इसमें क्या होता है कि चूंकि वाटर जो है वो स्लाइन होता है, इस कारण से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस कारण से जड़ें जो है ना वो पेड़ की ऊपर आ जाती हैं। ये अगर कोई पेड़ है और इसकी जड़ें ऐसे ऐसे है, तो इसकी जड़ें जो है वो ऊपर आ जाती है और इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को ले लेता है। इसके लिए वो श्वसन जो है वो जड़ें होती हैं जो कि जमीन से ऊपर निकल जाती है, उनको न्यूमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कैबेज की बात करते हैं। कैबेज क्या है, तो यह एक जो है वो वेजिटेबल बर्ड्स होता है जो कि पत्तियों का समूह है। तो कैबेज क्या है, एक लीफ है, लीफ का समूह होता है। आलू की बात करते हैं, सवाल पूछा जाता है आलू से। आलू क्या है, तो आलू जो है वो एक कंद है, एक ट्यूबर है, और भूमिगत ये तना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। उसके बाद अदरक और हल्दी की बात करते हैं। अदरक, जिंजर और जो टर्मेरिक है उसकी बात करते हैं। हल्दी की बात करते हैं। ये क्या है, ये प्रकंद है। प्रकंद मतलब राइजोम है, और ये भूमिगत तना है। उसके साथ प्याज की बात करते हैं। ओनियन क्या है, तो ओनियन जो है वो बल्ब है, और ये जो है वो भूमिगत तना है। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद एक और देख लो, टर्पीन और कैरोट। गाजर को बोलेंगे तो वो मॉडिफाइड रूट है। पोटैटो और जिंजर जो है वो मॉडिफाइड स्टीम है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, जर्मिनेशन है उसके लिए क्या जरूरी नहीं है। बहुत बार ये सवाल जो है वो पूछा गया है। स्प्राउटिंग इसको बोलते हैं। और जो मेन लैंग्वेज होता है साइंस के लैंग्वेज में, उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा चीजें जरूरी नहीं है, तो देखो, बीज जो होता है ना, बीज के अंदर जो है वो इम्ब्रॉय होता है, और वो जो है वो जो है वो संचित भोजन जो होता है इंडोस्पर्म या फिर कॉटिलोड्स जो है वो कह सकते हैं, वो होता है वहां पे। और अंकुरन के दौरान जो है वो भ्रूण इसी से जो है वो पूरा का पूरा संचित भोजन को यूज कर लेता है। तो उसको जो है वो मिनरल्स की आवश्यकता नहीं होती है, मिनरल्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसको जो है वो नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर ठीक चाहिए। तो अंकुरन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिनरल्स, खनिज है, उसकी जरूरत नहीं होती है। खनिज और मिट्टी की जरूरत तब पड़ेगी जब पौधा बड़ा होने लगता है और अपनी जो है वो जड़ों से पोषण लेना शुरू कर देता है। तो यही कारण है कि हम गीले कपड़े में भी या फिर रुई में भी रखते हैं ना, तो बिना मिट्टी के, बिना खनिज के भी जो है वो चने अंकुरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये जरूरत ही नहीं है। वो चना है ना, उसी चना में, उसी बीज में क्या होता है ना, उसी सीड में क्या होता है, तो उस सीड में होता है इम्ब्रॉय। सीड के अंदर जो होता है वो इम्ब्रॉय होता है, वो सीड के अंदर जो है वो भ्रूण होता है। अब यहीं पे जो है वो स्टोर फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, संचित भोजन होता है। और उस स्टोर्ड फूड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म कह लो, इंडोस्पर्म कह लो, या तो उसको बोलते हैं
लोड्स, कॉटे कॉटेलेडोन्स, कॉटेलेडोन्स। तो ये दोनों उसका नाम है, एक ही नाम है, ठीक है। तो यही काम करता है। बाकी नमी वाटर चाहिए, यह एंजाइम को सक्रिय करने के लिए जरूरी होता है। वाटर चाहिए ताकि एंजाइम जो है वो एक्टिव हो सके, एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है रिस्पायरेशन और एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, रिस्पायरेशन एंड एटीपी का फॉर्मेशन है उसके लिए। टेम्परेचर जरूरी चाहिए, एंजाइम को सही तरीके से काम करना है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको चाहिए ही। शब्द आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स होता है कि बिना मिट्टी के केवल पानी में ही जो है वो पौधे उगाना है, उसको जो है वो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। विविपेरी किसको बोलते हैं? तो फल के अंदर ही बीज का अंकुरित हो जाना विविपेरी कहलाता है। विविपेरी, तो ये होता है फल के अंदर ही, फल के अंदर ही बीज का अंकुरन होना, बीज का जर्मिनेशन होना कहलाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये राइजोफोरा में मिलता है, राइजोफोरा में ये देखने को मिल जाता है। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है? सवाल ये पूछा जा रहा है। तो दो बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो ये बीमारी जो है ना, वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है, बीमारी है, सेक्स लिंक्ड बीमारी है। ये बीमारियां जो है वो सेक्स लिंक होती है, और इनका जो जीन होता है ना, वो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। इनका जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, उस पर ये जो है वो होता है, एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। बात करते हैं रिसेसिव नेचर की। ये जो है वो रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव मतलब आप प्रभावी होते हैं। तो मेल की बात करो और फीमेल की बात करो। मेल में क्या गुणसूत्र होता है? तो एक्स वाई होता है। फीमेल में क्या होता है? तो एक्स एक्स होता है, ठीक है। केवल एक एक्स गुणसूत्र जो होता है, यदि केवल और केवल एक एक्स गुणसूत्र को निकालें, एक एक्स गुणसूत्र होता है, केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, और यदि यह खराब जिन आ गया इस एक्स गुणसूत्र में, तो ये जो है वो बीमारी हो जाती है। क्योंकि उसे दोबारा जो है वो एक्स जो है वो नहीं मिल पाता है, उसे दोबारा के लिए दूसरा एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास ओनली वन ही एक्स है। तो ये मेल वाला हो गया। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पे बीमारी तभी होगी जब दोनों खराब हो जाएगा, क्योंकि एक जो है वो गुणसूत्र खराब जिन होता है ना, तो ये उसके पास एक और एक्स्ट्रा होता है, तो वो जो है ना, महिलाएं हमेशा इसका कैरियर होती हैं, महिलाएं हमेशा इसका वाहक होती है। महिलाओं को ये बीमारी नहीं होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है, ठीक है। तो यही कारण है कि ये बीमारियां पुरुषों में अधिक देखी जाती है, महिलाओं में कम देखी जाती है, क्योंकि उनका दोनों एक्स खराब होगा तभी होगा। तो यही जो है वो रिसेसिव नेचर इसका होता है। तो ये जो है वो एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जो अप्रभावी जिन होते हैं, रिसेसिव जिन प्रेजेंट ऑन एक्स नॉट वाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ से बनेगा, ठीक है। और वाई लिंक्ड की बात करें तो इसे जो है वो होलैंडिक कहते हैं। जैसे कान पर बाल होता है, जो केवल पुरुषों के जो पुरुषों से पुत्रों में जाता है, तो ये जो है वो हीमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं होता है। तो वाई लिंक्ड आपको याद रखना है। वाई लिंक्ड जो होता है, रिसेसिव जिन प्रेजेंट ऑन वाई, तो वाई लिंक्ड वाला जो होता है, इसकी बात करें तो ये कानों पर बाल होता है, इसको बोलते हैं, इसे होलैंड्रिक कहा जाता है, होलैंड्रिक बोला जाता है। जैसे कान पे बाल, कान पर बाल जो आ रहा है, तो ये सब एक्स लिंक्ड नहीं होता है, वाई लिंक्ड नहीं है। तो ये हीमोफीलिया जो है वो वाई लिंक नहीं होता, वो तो एक्स लिंक होता है। तो हीमोफीलिया जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। हीमोफीलिया क्या होता है? इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि पहली बार विक्टोरिया जो वंशावली थी उसमें इसको देखा गया था। इसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि उनमें फैक्टर 9 नहीं होता है। ब्लड जो होता है वो वहां पे बचपन से ही फैक्टर 9 होता ही नहीं है, या तो बहुत कम होता है, इसके कारण ब्लड जमता ही नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं।
और इसमें लाल और हरे रंग में कोई भेद नहीं हो पाता है, तो डाल्टनिज्म इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इसिहोरा परीक्षण, इसिहोरा टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो इसिहोरा टेस्ट या फिर इसिहोरा चार्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये कलर विजन का टेस्ट होता है। कलर विजन का टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर शिनोब इसिहोरा के द्वारा इसको खोजा गया था। डॉक्टर शिनोबू इसिहोरा, इनके द्वारा यह खोजा गया था। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट का जांच करने के लिए खोजा गया था। इसमें रंगहीन प्लेट्स होती हैं जिनको इसिहारा प्लेट्स कहते हैं। इसमें अलग अलग रंगों की जो है वो डॉट्स होती है। इन्हीं के बीच एक संख्या या फिर पैटर्न जो है वो छिपा होता है और सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति इसे देख सकते हैं, लेकिन जो जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको रेड ग्रीन जो है वो ब्लाइंडनेस कह सकते हैं, वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी और टेस्ट की हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है टेस्ट, जो किडनी कार्य प्रणाली का जो टेस्ट होता है उसको केएफटी टेस्ट बोलते हैं। केएफटी, केएफटी टेस्ट जो क्या करता है, वो क्रिएटिनाइन, जो मूत्र से जो यूरिन है उसमें क्रिएटिनाइन होता है, यूरिया होता है, इसको जो है वो चेक कर लिया जाता है। तो किडनी का कार्य प्रणाली कैसे काम चेक हो रही है उसके लिए केएफटी टेस्ट होता है। उसके बाद लीवर कैसे काम कर रहा है उसके लिए जो है वो एलएफटी टेस्ट होता है। एलएफटी, एलएफटी जो होता है वो लीवर के लिए, केएफटी जो होता है वो किडनी के लिए। किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे क्या चेक करते हैं? तो यहाँ पे हम बिलीरुबिन को, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, एसोगॉट, ये सबको यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। तो इसिहारा टेस्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो आपको विजुअल एक्टिविटी की, विजुअल जो एक्टिविटी है उसको यदि आपको चेक करना हो, विजुअल एक्टिविटी की यदि जांच करना हो, तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्नेलन टेस्ट। स्नेलन टेस्ट इनको कहा जाता है। उसके बाद एलिसा जो है वो टेस्ट आपको पता भी होगा। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स और एचआईवी को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोगजनक बैक्टीरिया क्या स्रावित करते हैं? पैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या सिक्रीट हमारे बॉडी में करते हैं? तो देखो, कोई भी चीज हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जैसे ही एंटर करता है तो वो जो है वो एंटीजन को क्रिएट करते हैं। एंटीजन लाके छोड़ देता है। तो जैसे ही कोई बॉडी प्रवेश करता है तो वो एंटीजन क्रिएट होता है। तो हमारा आंसर तो एंटीजन हो ही जाएगा। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या चीजें क्रिएट होती है? तो जो अगेंस्ट में क्रिएट होती है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी इसको कहा जाता है। तो एंटीजन कोई भी बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, वो शरीर में जैसे ही आती है तो इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए जो है वो जो है वो जो है वो प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है। तो इस कारण से एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है। एंटीबॉडी जो होता है वो डब्ल्यूबीसी बना देता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो बना देता है, माइक्रोफेजेस की तरह काम करता है। मैंने इस बारे में भी आपको बताया है। तो बैक्टीरिया की सतह पर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर के लिए जो है वो जो फॉरेनर हो जाता है, हमारे शरीर के लिए एलियन हो जाता है। इस कारण से ही उसे एंटीजन बोलते हैं और इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है। इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन एक वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है? तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन जिसका सिक्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो वायरस से संक्रमित है, वायरस अफेक्टेड सेल, वायरस अफेक्टेड सेल जो है उसके द्वारा ये प्रोटीन जो है वो निकलती है और दूसरे जो कोशिकाएं होती हैं उन सबको बचा देती है। तो वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो प्रोटीन है जो कि अन्य कोशिकाओं को बचाता है, उसको एंटीफेरॉन कहते हैं। तो एंटीफेरॉन आपको याद रखना है, एक प्रोटीन है जो वायरस अफेक्टेड सेल से निकलता है और अदर जो सेल्स होती हैं उनको बचाता है। ठीक है। एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक जो होता है वो यह बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा होती है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबॉडीज मैंने आपको बता दिया, हमारा शरीर का जो डब्ल्यूबीसी है माइक्रोफेजेस की तरह काम करता है, वो इसको बनाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में जो निक्षालन है जिसको लिंचिंग बोलते हैं
वो प्रक्रिया बहुत तेज है, बहुत गहन और बहुत तीव्र है। तो देखो लिंचिंग हो रहा है मतलब कि मिट्टी से पोषक तत्व हट रहे हैं। तो मिट्टी से पोषक तत्व कहाँ हटते हैं पता है? जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। पानी बहुत ज्यादा जहां पे गिरेगा वहीं पे मिट्टी जो है ना, ऐसे ये मिट्टी है, हमारा लैंड है, इस लैंड पे ऐसे ऐसे मिट्टी है। अब यहाँ से क्या आएगा कि बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से क्या हुआ कि पानी यहाँ पे अटैक किया और जो जो इसमें पोषक तत्व है उन सबको बहा के लेके गया और समुद्र में जाके गिरा दिया। तो इसी को लिंचिंग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जहां पे वर्षा होगी वहीं पे लिंचिंग जो है वो होगी। तो मॉइस्ट ट्रॉपिक जो रीजन होता है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, नम उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, जहां पे ड्राई मॉइस्ट हो, ड्राई नहीं नम हो, मॉइस्ट हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है। तो जब भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत से सिलिका और उपजाऊ जो पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है, वो पानी में घुलकर बह जाती है। तो इसे ही निक्षालन कहा जाता है, इसे ही लीचिंग कहा जाता है। तो जो भी नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जैसे कि इक्वाडोरियल रेन फॉरेस्ट, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इक्वाडोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये अर्थ है। तो इस पे ऐसे जो है वो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, क्योंकि सनलाइट ना यहाँ पे हमेशा जो है वो पड़ते रहती है। इस कारण से जो कंडेंसेशन होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ होता है और वर्षा ज्यादा होती है। तो वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वन भी बहुत ज्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारण से इक्वाडोरियल जो रेन फॉरेस्ट होता है वो मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन होता है और यहाँ पे निक्षालन बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका परिणाम क्या होता है कि लेटेराइट मिट्टी बनता है। तो कभी भी पूछा जाए कि लीचिंग प्रोसेस है, उस लीचिंग प्रोसेस के बाद क्या बनता है, कौन सी प्रकार की मिट्टी बनती है, तो वो लेटराइट मिट्टी बनती है, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है वो सॉइल जो है वो बनती है। अब ये जो लेटेराइट सॉइल बनती है, यहाँ पे आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिलिका जो है वो बह जाता है। लेकिन खेती के लिए बहुत कम उपजाऊ होता है। जैसे कॉफी वॉफी है ना, ये सब यहाँ पे यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता कहने का मतलब कि फ्लोरा एंड फ्यूना बहुत ज्यादा हो। फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब वनस्पति भी ज्यादा हो और उसका जो है वो वनस्पति के साथ साथ क्या बोलते हैं, वनस्पति के साथ साथ जो जानवर है वो भी ज्यादा होगा, तो उन्हीं को बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो सबसे ज्यादा जीव जंतु, सबसे ज्यादा वनस्पति जहां पाया जाता है उन्हीं को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये कहाँ मिलेगी? तो वह वहां मिलेगी जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा होगा। फॉरेस्ट कहाँ ज्यादा होगा? तो अभी तो मैंने बताया ना कि जो भी इक्वेटोरियल एरिया होगा, 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर, वर्षा ज्यादा होती है, तो इस कारण से वन यहाँ पे ज्यादा होगा। तो वन ज्यादा होगा तो फॉरेस्ट ज्यादा होगा, फॉरेस्ट ज्यादा होगा तो वो वहां पे जो जीव जंतु है वो ज्यादा होंगे, तो ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपने देखा होगा, अमेजन वाला। तो अमेजन वर्षा वन देखो, अमेजन में कितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। इस कारण से इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं, लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यहाँ साल भर पानी पड़ती है ना, जिस कारण से ऐसा जो है वो होते चला जाता है। अब जैसे जैसे आप जैव विविधता कैसे है ना, सवाल ये भी पूछा जाएगा आपसे, लिख लीजिए। जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते जाओगे, जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो घटती जाएगी। बायोडायवर्सिटी है वो घटती चली जाएगी, क्योंकि आगे बर्फ बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। महासागरों में यदि हम बात करें तो महासागरों में क्या मिलता है? तो महासागरों में भी बायोडायवर्सिटी मिलती है, लेकिन उनका बायोडायवर्सिटी अलग होता है। जैसे कोरल रीफ में बहुत ज्यादा मिलता है, कोरल रीफ, जो प्रवाल भित्तियां होती है ना, वहां पे जैव विविधता मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर स्थलीय जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो जैव विविधता मिलती है। तो ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हो गया। ये कोपन का जलवायु है, तो ये ज्योग्राफी से है, तो हम उतना तो नहीं देखेंगे। सीधा सा याद रख लो, कोपन का जो जलवायु होता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कैसा मौसम होता है, तो इसको सीधा आप याद रख लिएगा। सीधा इसको एम याद रख लो। कोपन का जो जलवायु होता है, उस वर्गीकरण के अनुसार भारत का जो पश्चिमी तट है और भारत का जो दक्षिण भारत के लिए प्रयुक्त जो जलवायु कोड है, किसके लिए? तो कोपन के जलवायु वर्गीकरण के साथ भारत में कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो ए एम पाई जाती है। ए एम ट्रॉपिकल मानसून। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, यहाँ पे छोटा शुष्क मौसम होता है।
तो ये याद आपको रखना है। बाकी अदर कोड की बात करें तो AW यदि देता, AW भारत में कहाँ पाया जाता है? तो AW भारत में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना वन होता है ये, उष्णकटिबंधीय सवाना वन होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर पार्ट में पाया जाता है। पेनिनसुलर पार्ट जो होता है वो इंडिया का, वहां AW मिलता है। CWG कहाँ मिलता है? तो CWG देखिएगा बिहार में रहेगा। तो गंगा का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया। दोनों सवाल पूछा जाता है। AW प्रायद्वीपीय इंडिया में होगा, CWG जो है वो बिहार के आसपास होगा, गंगा का मैदान में होगा। उसके बाद AS जो है वो कोरोमंडल तट में होगा, कोरोमंडल तट में होगा। अभी जो पूरा जो है वो कुप्पन जलवायु के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु कोड पाई जाती है? तो अभी बेस्ट ऑप्शन AM को यूज करेंगे। और AM कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि एक छोटा शुष्क मौसम होता है। और ये जो भारत का पश्चिमी तट और दक्षिण भारत होता है ना, वहां पे बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अ, बाकी AW पेनिनसुलर इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही वाला पूछा जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो है नहीं, इस कारण से इसको लेके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसमें, उसमें अधिकतम योगदान किसका होता है? तो वायुमंडल में जो होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वेपर भी बहुत ज्यादा करता है। तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली यदि हम बात करते हैं तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वाटर वेपर जो है वो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस का कारक है, लेकिन हमें पूछ रहा है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव के द्वारा जो है वो कौन सा आता है? तो मानव जो है वो सिक्रेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा। तो मानव जनित जो है वो गैस के कारण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य माना जाता है। मानव गतिविधियों के द्वारा बहुत ज्यादा जो है वो CO2 का जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ते चला जा रहा है। 0.3% जो था, तो उससे जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। तो इस कारण से जो है वो जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ते चला जा रहा है। आपको पता होगा ये हमारा अर्थ है, तो हमारा अर्थ में एक इन्वायरमेंट है, गैस की परतें ऐसे ऐसे पूरी बनी हुई है। इसका क्या काम होता है कि लाइट जब यहाँ आती है तो कुछ चीजों को, जैसे 50% को हम रख लेते हैं और 50% जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे CO2 ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, तो इसका 50% ना निकाल कर हम निकाल रहे हैं कितना? तो हम निकाल रहे हैं केवल और केवल 30%, 30%, और रह जा रहा है हमारे पास 70%। तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो इसी को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल कूलिंग में, यह जो है वो ग्लोबल कूलिंग करता है, ग्लोबल कूलिंग करता है। और यही ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो आपको पता है चीजें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि सामुदायिक पारिस्थितिकी के अधिकांश समुद्री खाद्य जो होता है वो जाल के शीर्ष जो शिकारी नेक्टर होता है, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो बायोडायवर्सिटी पूछी जा रही है, नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं मेरीन जो सिस्टम होता है, मरीन जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे एक जीव होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, वो हम उसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उनको नेक्टर कहा जाता है। तो नेक्टन जो जीव है, नेक्टन जो जीव है, वो जीव है वो धारा के विपरीत तैर सकता है। तो बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन जो है वो नेक्टन की श्रेणी में ठीक से फिट नहीं बैठता है? ठीक है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, यहां से आंसर हमारा जेलीफिश होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लैंकटन सबसे पहले लिख लो, एक एक करके देखते हैं। प्लैंकटन, प्लैंकटन है वैसे जीव होते हैं जो पानी की धारा के साथ बहते हैं और खुद तैरकर धारा नहीं काट सकते हैं, जैसे जेलीफिश। तो मुख्य रूप से ये जो है वो जू प्लैंकटन या फिर मेगा प्लैंकटन इनको कहा जाता है। तो इनको या तो आप जू प्लैंकटन बोल लो, या फिर इनको बोल लो मेगा प्लैंकटन, इनको कह लो जू प्लैंकटन या मेगा प्लैंकटन कह लो। नॉर्मली प्लैंकटन है ये जो है वो, क्या बोलता है ना, ये जो है वो धारा के साथ ही चलेगी, धारा के साथ, जैसे जैसे पानी की धारा चल रही है वैसे वैसे ही तैरेगी, उसके विपरीत कभी नहीं जाती है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो गया जेलीफिश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जेलीफिश, याद आपको रखना है, जेलीफिश इसका एग्जाम्पल हो गया।
उसके बाद दूसरा है वो नेक्टन की बात आती है। नेक्टन है। नेक्टन क्या होता है? तो नेक्टन वे जीव होते हैं वो सक्रिय तैराक होते हैं और धारा के विपरीत जो है वो जा सकते हैं। तो ये है वो धारा के विपरीत जा सकते हैं। धारा के विपरीत जब जा सकता है इसका मतलब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया शार्क, शार्क हो गया, कटल हो गया, कटल फिश, नॉट ओनली कटल, कटल फिश हो गया। उसके बाद जो है वो वेल हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बेंथोस की बात करें, तीसरा जो है वो बेंथोस होता है। तीसरा जो है वो बेंथोस है। बेंथोस वैसे होता है जो समुद्र की तल में रहती है। तो ये जो है वो सी का जो तल है वहां पे रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे झींगा इसका एग्जाम्पल होगा। झींगा होगा इसका एग्जाम्पल। लोबस्टर इसको बोलते हैं, लोबस्टर। और उसके साथ एग्जाम्पल होगा केकड़ा, केकड़ा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो प्रश्न पूछा रहा है कि क्या शामिल नहीं है? तो जेलीफिश, पारिस्थितिकी तंत्र के जो है वो प्लवक, जो ड्रिफ्टर्स है उसमें सक्रिय राग जो है वो नेक्टन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्लैंकटन जो होता है वो जेलीफिश आ जाएगा। वो ड्रिफ्टर होता है। नेक्टन जो है वो स्विम कर सकता है। और उसके बाद बेंथन जो है वो बॉटम ड्वेलर्स है, तो नीचे रहता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं। यहाँ से देखो सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो डीएनए और आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। सल्फर नहीं पाया जाता है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। डीएनए क्या है? तो डीएनए है डाई न्यूक्लिक डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का है तो आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो है। ठीक है। अब इनकी जो संरचनाएं होती है ना, इनमें कुल मिलाकर 5 तत्व जो है वो पाए जाते हैं। 5 तत्व जो है वो पाए जाते हैं। पहला जो है वो कार्बन पाया जाता है। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। तीसरा जो है वो ऑक्सीजन होता है। चौथा जो है वो नाइट्रोजन होता है और पांचवा जो है वो फास्फोरस होता है। तो इसमें सल्फर नहीं होता है। सल्फर इसमें नहीं होता है, ये ध्यान आपको रखना है। सल्फर की बात करें तो सल्फर मुख्य रूप से जो है वो प्रोटीन जो अमीनो एसिड होता है, जैसे सिस्टीन हो गया, जैसे मिथियोनीन हो गया, उन सब में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में फास्फोरस जो फॉस्फेट ग्रुप है वो होता है, लेकिन सल्फर जो है वो नहीं होता है। तो बेसिकली सल्फर मिलेगा हमको कहाँ? तो सल्फर जो है वो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है उसमें मिलता है, ना कि डीएनए में मिलता है। ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में क्या मिलता है? तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे मिलता है, लेकिन सल्फर नहीं मिलता है। ध्यान आपको रखना है। डीएनए में फास्फोरस है लेकिन सल्फर नहीं है, और प्रोटीन में सल्फर है लेकिन फास्फोरस नहीं है। प्रोटीन वाले में क्या है? कभी भी पूछा जाए तो इसमें सल्फर तो है लेकिन यहाँ पे फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी तथ्य जो है, इसी तथ्य का उपयोग करके हर्ष और चिंच ने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए जो है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, हेरिडेटरी एलिमेंट है, आनुवांशिक पदार्थ है। ये किसने कहा था? ये किसने खोजा था? तो इसने खोजा था। किसने? तो ये कहा था हर्षे, हर्षे एंड चेंज ने, हर्षे एंड चेंज दोनों ने मिलकर इसको खोजा था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फास्फोरस की बात करें तो वो डीएनए और आरएनए की बैकबोन कहा जाता है। सुगर फॉस्फेट जो है वो बैकबोन होता है। तो फास्फोरस जो है वो डीएनए का बैकबोन होता है, ध्यान आपको रखना है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो होता है किसमें? तो प्रोटीन डीएनए और आरएनए में होता है नाइट्रोजनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या होता है? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटिन, यूरासिल, ये जो है वो 5 बेस होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस इनको कहा जाता है। तो यहां से भी सवाल आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है वो कौन सा है? तो ए से होता है एडानिन, एडानिन हो गया, थाइमीन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और उसके साथ ही साथ ये जो यू है वो होता है यूरिक एसिड। अब ये जो चार होता है, ये चार ही पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे चारों को लिखता हूं, ये आरएनए है। तो आरएनए में कौन कौन सा मिलता है? तो एडानिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरिक एसिड मिलेगा। लेकिन डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या मिलता है? तो डीएनए में एडानिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और थाइमीन मिलेगा, ना कि यूरिक एसिड मिलेगा। तो यूरिक एसिड केवल और केवल यूरासिल, यूरिक एसिड नहीं, यूरासिल, यूरासिल केवल और केवल आरएनए में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कई चीजें यहाँ पे डिटेल से पढ़नी होती है, लेकिन हम बस इतना ही पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस्ड के बारे में, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो ध्यान आपको रखना है। प्रोटीन में क्या होता है और सल्फर में क्या होता है, ये एक नोट बनाकर यहाँ लिख लोगे, जो कि एक बेस। देखो नोट में लिखो कि प्रोटीन में क्या होता है। प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती है? तो प्रोटीन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा नोट में क्या लिखना है? प्रोटीन तो आपने देख लिया। प्रोटीन के बाद डीएनए और आरएनए में क्या होता है? तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्सटेंस होता है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन ये सल्फर नहीं है। ये जो है वो सल्फर नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, और सल्फर की जगह है वो फास्फोरस है। सल्फर की जगह फास्फोरस है। तो डीएनए आरएनए में फास्फोरस फॉस्फेट ग्रुप होता है, और प्रोटीन जो होता है उसमें जो है वो सल्फर ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुत आसान सा सवाल है, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। लिंडमैन के द्वारा। तो रेमंड लिंगमैन ने 1942 में ये थ्योरी दिया था। इस नियम के अनुसार होता है कि जो खाद्य श्रृंखला चलती है, उस खाद्य श्रृंखला में जो ट्रॉफिक लेवल होता है, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब जब जाते हो, तो केवल 10% ऊर्जा ही बायोमास के रूप में संग्रहित होती है अगले उपभोक्ता में। बाकी 90% जो होता है वो चयापचय जो क्रियाएं होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, चलना फिरना हो गया, या और हीट हो गया, इन सब में चेंज हो जाती है, इन सब में खत्म हो जाती है। तो केवल हम परसेंट ही यूज करते हैं। तो इसी को 10% लॉ जो है वो कहा जाता है, लिंडमैन ने बोला था। एजी टॉन्सले की बात करें, एजी टॉन्सले है, इसने शब्द यूज किया था इकोसिस्टम। इको सिस्टम शब्द जो है वो एजी टॉन्सले ने यूज किया था। कार्ल मोबियन की बात करें तो इन्होंने बायोकॉर्निसिस जो शब्द है उसको गढ़ा था। कौन सा शब्द? बायो बायोकॉर्नोसिस, बायोकॉर्नोसिस शब्द है उसको गढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इकोलॉजिकल, ये जो इकोसिस्टम हो गया टॉन्सले, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी किसने गढ़ा था? इकोलॉजी वर्ड, इकोसिस्टम तो इसने गढ़ा था, लेकिन इकोलॉजी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हिक्कल ने गढ़ा था। अर्नेस्ट हिक्कल, अर्नेस्ट हिक्कल ने इसको गढ़ा था। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अ, ये जो है वो करंट अफेयर से सवाल है। हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया एक त्रैमासिक पत्रिका है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये सीधा याद रखिएगा, वन्य जीव और पर्यावरण का अध्ययन से संबंधित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री है भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो सीधा हॉर्नबिल पूछेगा, किसके द्वारा प्रकाशित होता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा होता है। और यह जो है वो प्रकाशित किया जाता है, और संबंधित किससे है? तो ये जीवन और पर्यावरण अध्ययन है, स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य होता है कि आम लोगों को प्राकृतिक प्रेमियों के बीच जो वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक इतिहास, पर्यावरण, इनके प्रति जागरूकता लाना। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं। इन लोगों को ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी कहा जाता है। तो ये ग्रेट हॉर्नबिल विलियम नामक पक्षी के नाम पर ये रखा गया है।
और सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है? तो देखो इसका मतलब होता है ना कि बायोडायवर्सिटी वो एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा जैव विविधता वहां पे है, लेकिन वो जैव विविधता खतरे में है। तो भारत में ऐसी 4 जगह हैं। भारत में ऐसी 4 जगह हैं। पहला है वो हिमालयन हो गया, हिमालयंस हो गया, पूरा हिमालय क्षेत्र हो गया। दूसरा जो है वो वेस्टर्न घाट हो गया, भारत का पश्चिमी तट। तीसरा जो हो गया वो इंडो बर्मा बॉर्डर है, वो हो गया। और चौथा जो है वो सुंडालैंड हो गया। कुल वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट है, और भारत के पास विश्व का लगभग 2%, 2.5% है, लेकिन जैव विविधता यहाँ पे 7.8% है भारत में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ऊपरी मिट्टी का कटाव और उर्वरकों का एवं कीटनाशकों का जल निकायों में बहकर जाना किसका उदाहरण है? ठीक है, सवाल फिर से पढ़ते हैं। इरोजन ऑफ टॉप सॉइल एंड रेन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पासेड इनटू वाटर बॉडीज आर एग्जांपल ऑफ। तो मिट्टी का कटाव और रसायन के बहाव से होने वाले प्रदूषण को पारिस्थितिकी रूप में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखो, सॉइल इरोजन आता है, मिट्टी का कटाव हो रहा है पहला, तो सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन हमेशा निगेटिव आएगा। सॉइल इरोजन होगा वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव पॉल्यूशन है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है और ऊपरी परत का हटता है तो नकारात्मक प्रदूषण कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ जो उपजाऊ मिट्टी है वो हट जाती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाती है। ठीक है, उसके बाद रेन ऑफ की बात हो रही है। उसके बाद रेन ऑफ ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो है वो कीटनाशक जो है वो जल निकाय से बहकर चली जाती है। तो ये क्या है? तो जब उर्वरक से रेन ऑफ होता है, रन ऑफ होता है, तो क्या होता है? इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब उर्वरक जो है वो पानी में जाता है तो यह जल निकाय की गुणवत्ता को गिरा देता है, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, और जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे भी होते हैं जहां पे उर्वरकों का जुड़ना जो है वो सकारात्मक प्रदूषण कहा जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन मिट्टी का कटाव निश्चित रूप से नकारात्मक है, और दिया गया जो विकल्प है वो पहला तो निगेटिव होगा ही। तो पहला निगेटिव होगा तो दोनों गलत हो गया। तो निगेटिव के बाद निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये सवाल उठता है। तो हम जो है वो हमेशा इसको निगेटिव ही देख के चलेंगे, क्योंकि यूट्रोफिकेशन एक नकारात्मक चीज है। यूट्रोफिकेशन जो है वो एक नकारात्मक चीज है। इस कारण से परिस्थितिकी में जो सकारात्मक जो पॉजिटिव जो पोल्यूशन होता है वह है जब जो है वो जब जो है वो अवांछित पदार्थ जैसे कि कीटनाशक जुड़ते हैं। नकारात्मक पोल्यूशन जो है वो नेगेटिव पोल्यूशन वह है जब वांछित पदार्थ जैसे ऊपरी मिट्टी जो है वो हट जाती है। तो ये सही वर्गीकरण ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आपको दिखाना है। मिट्टी का कटाव जो होता है नेगेटिव पोल्यूशन है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होती है। लेकिन कीटनाशक का जो जुड़ना होता है वो जो है वो पॉजिटिव पोल्यूशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ जो है वो टॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। रखना है जो आंसर बीपीएससी ने दिया था वो यही है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आसान सा सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, याद आपको रखना है। ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएसएफ है, सीएफएससी है, सीएफसी गैसेज होती हैं, ओजोन होती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। लेकिन SO2 जो है वो नहीं होता। SO2 जो है वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और एरोसोल बनाता है। तो ये ग्लोबल कूलिंग में आता है, नॉट ग्लोबल वार्मिंग में। तो ग्लोबल कूलिंग में आता है, ना कि वार्मिंग में आता है। एसिड रेन का मुख्य कारण यही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है कि इसरो के द्वारा पहला सौर मिशन तो आदित्य L1 था। आसान सा सवाल है, भारत ने लॉन्च किया था, सितंबर में लॉन्च किया था। लैंग्रेंज 1 है। L1 का सीधा सा मतलब, एल का मतलब होता है लैंग रेंज, इसको बोलते हैं, लैग्रेंज बिंदु होता है। ठीक है, और ये जो है वो भारत जो हेलो ऑर्बिट जो होता है ना, उस पर रखा गया है। लैंग्रेंज वन वन पॉइंट है, वहां पे रखा गया है। लैग्रेंज बिंदु L1 होता है, 3 बिंदु होती है ना, और ट्रायंगल के रूप में होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो यहीं पे रखा गया है। और ये जो है वो 15 लाख किलोमीटर दूरी पर होता है, और यहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रह के लगातार जो है वो देखा जा सकता है। इस कारण से यहीं रखा गया था। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था।
और इसका फोकस है कोरोना जो आउटर लेयर है और क्रोमोस्फेयर है उसकी स्टडी करना। नेक्स्ट और लास्ट सवाल इसका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका जनक जो है वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर डी। जॉन मैकार्थी ने 1956 में 1956 में डार्ट माउथ सम्मेलन हुआ था, वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है, डार्ट माउथ सम्मेलन था, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस था, वहीं पे यूज किया था। इनका कंट्रीब्यूशन जो लिप्स लैंग्वेज है, लिस्प जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि एआई को विकसित करने का लैंग्वेज है, लिस्प इसमें यूज किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में एआई समिट हो भी रहा है न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। जेफरी हिंटन की बात करें, जेफरी हिंटन, तो जेफरी हिंटन जो है इनको एआई का गॉडफादर बोलते हैं, गॉड फादर ऑफ एआई इनको कहा जाता है, डीप लर्निंग के लिए, क्योंकि इन्होंने डीप लर्निंग इस पे की थी, डीप लर्निंग है उसके लिए। सैम ऑल्टमैन है, वो जो है वो चैट जीपीटी के सीईओ है। ओपन एआई, ओपन एआई कंपनी के द्वारा चैट जीपीटी आया है और इसके सीईओ है सैम ऑल्टमैन है। ग्रॉक जो है वो ट्विटर का है, एक्स का है। मेटा जो है वो एआई जो है वो फेसबुक का है। उसके बाद जो है वो डीप सीक जो है वो चाइना की कंपनी है उसका है। परप्लेक्सिटी है, बहुत सारा एआई जो है वो है। यान लेकून की बात करें तो इन्होंने एआई में डीप लर्निंग में अग्रदूत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है कि डेटा सेंटर जो होता है उसका मुख्य काम जो है वो क्या होता है? मुख्य रूप से उसका काम क्या होता है? तो डेटा सेंटर का मुख्य काम होता है कि डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा, तो एक फिजिकल फैसिलिटी होता है फॉर द डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिजिकल है, फिजिकल स्थान होता है जहाँ पे पूरा बड़ा-बड़ा मशीन रखा होता है, वहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे सर्वर होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है, राउटर होता है, फायरवॉल होता है, कूलिंग सिस्टम होता है। तो इंटरनेट का ये बैकबोन कहा जाता है। पूरा इंटरनेट जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, वेबसाइट होस्टिंग होती है, डेटा प्रोसेसिंग होती है, यहाँ यह पूरी तरीके से इसी पे जो है वो डिपेंडेंट होता है, डेटा सेंटर पे ही डिपेंडेंट होता है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सारा चीजें फिजिकली होती है, तो ये पूरी की पूरी हार्डवेयर होती है। ठीक है। तो ये रहा, वीडियो कंप्लीट हो गया। 39 जो क्वेश्चन थे, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इन सबको हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।